जिंदगी जीने का नजरिया। नमस्कार दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे होंगे। जिंदगी में कुछ नया सीख और कर रहे होंगे। क्या आप भी सोचते हैं जो काम आप कर रहे हैं वो बोरिंग है और थकाऊ है? आपने कोई गलत पेशा चुन लिया है। आप अपने प्रोफेशन से पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ और ही करना चाहिए था। आप काम पर जाते समय मजबूर महसूस करते हैं, तो समझ लीजिए ये ऑडियो बुक समरी आपके लिए ही है। क्योंकि आज हम एटीट्यूड पर चर्चा करने वाले हैं, मतलब अपने दृष्टिकोण या नजरिए पर। क्योंकि आपका एटीट्यूड ही वो खिड़की है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। आपका एटीट्यूड ही आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग की ऑडियो बुक समरी इस किताब को लिखा है जेफ केलर ने। केलर अमेरिका के नामचीन मोटिवेशनल स्पीकर और बेस्ट सेलिंग राइटर हैं। चर्चा करने से पहले आइए थोड़ा सा इस किताब का परिचय जान लेते हैं। ये किताब मुख्य रूप से हमारे एटीट्यूड पर केंद्रित है और इससे होने वाले व्यक्तिगत नुकसान और फायदे पर। जेफ कलर कहते हैं कि या तो आप दुनिया को पॉजिटिव एटीट्यूड से देखते हैं या नेगेटिव। हमारे एटीट्यूड को विकसित करने में हमारी परिस्थितियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे एटीट्यूड के हिसाब से ही हमारी व्यक्तित्व का निर्माण होता है और हमारे व्यक्तित्व से ही हमें दुनिया जज करती है। जेफ आगे कहते हैं कि आप अपने एटीट्यूड को नियंत्रित कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो दुनिया की सारी खुशियां मिलने के बाद भी आप उसमें कमियां खोजते रहेंगे, और पॉजिटिव है तो आप बुरे से बुरे हालात में भी कुछ सकारात्मक तो खोज ही निकालेंगे। जेफ कैलर की सबसे बड़ी खासियत है कि वो शब्द चित्रण करके आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि इस किताब को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। इस किताब में लिखी गई ज्यादातर बातों को जेफ ने खुद अनुभव किया है, इसलिए उन्हें अपने पाठकों को ये बातें समझाने में आसानी हो जाती है। वो इस किताब में कई जगह दोनों एटीट्यूड, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का मानकीकरण करके चीजों को समझाते हैं। जैसे दो दोस्त थे, जय और पराजय। जय जिंदगी की हर परिस्थिति में खुद को पॉजिटिव रखता था, क्योंकि जिंदगी को देखने का उनका नजरिया बड़ा ही सकारात्मक था। वहीं इसके उलट पराजय में नकारात्मकता कूट कर भरी थी। अच्छी चीजों में भी वो कमी निकाल लेता था। जय मुश्किल से मुश्किल काम को भी मैं कर सकता हूँ वाले एटीट्यूड से करता था। वहीं पराजय को साधारण काम में भी कठिनाई दिखती थी। अगर आप किसी चीज को हासिल करने के लिए एक पॉजिटिव सोच रखते हैं तो आप उस चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जय हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन खोजता था। वही पराजय को हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखती थी। आशा है कि अब तक आप एटीट्यूड के बारे में समझ गए होंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड का अंतर भी समझ गए होंगे। जेफ कहते हैं कि आपकी सफलता और अर्थपूर्ण जीवन का रास्ता आपके एटीट्यूड से होकर जाता है। अगर आपका एटीट्यूड आपके नियंत्रण में है या आप अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं, तो आप अपनी जिंदगी के जीने के तरीके को भी बदल सकते हैं। आप ध्यान दें कि आपका एटीट्यूड किस तरह का है। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव? अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप हर हालात में कुछ सकारात्मक चीजें खोज ही लेंगे। यदि आप नेगेटिव सोच रखते हैं तो निराश ना हो। आप किताब में बताए गए विचारों का उपयोग करें, अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करें। फिर आपको जीवन में अविश्वसनीय उपलब्धियां हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप पहले से ही पॉजिटिव सोच रखते हैं तो इन सिद्धांतों का उपयोग कर सफलता एवं पूर्णता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा। उन सवालों को ध्यान से सुनें। अगर इन सवालों में से किसी का भी ताल्लुक आपसे है तो आप ध्यान से इस समरी को सुनें। क्या आप आज की काम को कल पर टालते हैं? काम करने से पहले एनर्जी फील नहीं करते? काम करने में दुखी और डिप्रेस्ड महसूस करते हैं? काम को मजबूरन या खाना पूर्ति के लिए करते हैं? अगर आप किसी भी सवाल से संबंध रखते हैं तो तैयार हो जाइए। हम एक शानदार सफर शुरू करने जा रहे हैं।
क्योंकि हर सफल इंसान के पीछे उसकी असफलता का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आपको बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो आप सफलता के करीब हैं। बस उस तक पहुंचने के लिए आपको सही रास्ते को पकड़ने की जरूरत है। आप लोग इस समरी को बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि इसे सुनने के बाद आपको बहुत से फायदे होने वाले हैं। आप जैस के द्वारा बताई गई तकनीकों का इस्तेमाल करके सफलता तक पहुंच सकते हैं। जिंदगी जीने के प्रति अपना नजरिया बदल सकते हैं। आपका नेगेटिव एटीट्यूड पॉजिटिव में बदला जाएगा। जैस लिखते हैं कि पॉजिटिव सोचने या नेगेटिव सोचने में बस आपकी नजर का फर्क होता है। सब आपके दृष्टिकोण का खेल है, यानी आपकी एटीट्यूड का। जैसे किसी को ग्लास आधा भरा दिखता है, तो किसी को वही ग्लास आधा खाली दिखाई देता है। हम इंसान चुंबक की तरह काम करते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, तो पॉजिटिव चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। मतलब आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते चले जाते हैं। अगर आप सकारात्मक चीजों के बारे में सोचेंगे, तो आप सफलता को अपनी तरफ खींचेंगे। आपकी एटीट्यूड को जैसे एक फिल्टर की तरह भी मानते हैं, जिससे आप अपनी सोच के अनुसार अच्छी या बुरी चीजों को फिल्टर करते हैं। अगर आपका स्वभाव आशावादी है, तो आप दुनिया को आशावाद के फिल्टर से देखेंगे। आपका स्वभाव निराशावादी है, तो आप दुनिया को निराशावाद के फिल्टर से देखेंगे। तो आइए एटीट्यूड इज एवरीथिंग की बातों पर चर्चा शुरू करते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के सफर पर निकलते हैं। आप अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं। जेफ अपनी शुरुआती जिंदगी के अनुभवों से हमारा परिचय करवाते हैं। जेफ बताते हैं कि वो अपनी पेशेवर जिंदगी की शुरुआत एक वकील के रूप में करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1980 में लॉ स्नातक किया। फिर उन्होंने न्यूयॉर्क से अपनी वकालत शुरू की। बाद में लॉ कॉलेज में सहपाठी रहे जॉन रेस से शादी कर ली। दोनों की जिंदगी मजे से कट रही थी। अपने अपने करियर में भी दोनों अच्छा कर रहे थे। कुछ वर्षों के बाद जेफ को एहसास हुआ शायद वो वकालत के लिए नहीं बने हैं। उनका मत इस पेशे से ऊपने लगा था। पहली बार उन्हें लगा शायद उन्होंने कोई गलत पेशा चुन लिया है। वकीलों का झूठ बोलना, बिना मतलब मुकदमे को लंबा खींचना, बहस करना और सही को गलत और गलत को सही ठहराना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। पैसे कमाने और इतने साल देने के बाद भी उन्हें वकालत बोझ सी लगने लगी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आत्मा मर चुकी है। हर दिन उनके लिए दुखदाई होता जा रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ भी कर लो, लेकिन ये पेशा छोड़ दो। क्या आप लोगों को भी कभी ऐसा एहसास हुआ है कि आप कोई काम बहुत दिनों से करते चले जा रहे हैं और आपका अचानक उस काम को करने से मन उब गया हो? खैर, आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो आपने अपना मनपसंद प्रोफेशन चुना है। लेकिन जेफ के साथ कुछ उल्टा ही हो रहा था। पहले जिस पेशे को शिद्दत से चुना था, बाद में वही उन्हें खलने लगा था। वो अपने प्रोफेशन से इतने उब चुके थे कि उनके जीवन में कोई ऊर्जा महसूस नहीं हो रही थी। उनका शरीर भी अजीब रिएक्ट करने लगा था। बदन और सिर में दर्द होने लगा था। पेट रोग से ग्रसित हो गए थे। वो जो भी कर रहे थे मजबूरी में कर रहे थे। 24 की उम्र में 40 के लगने लगे थे। उन्हें खुद को देखकर कोई अट्रैक्शन नहीं आ रहा था। उन्हें यह भी पता चल गया था कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। ये सब बातें उनके दिमाग में बहुत दिनों से चल रही थी। अचानक एक शाम वो अपने आप से कहते हैं, ये घुटन भरी जिंदगी अब नहीं जीना। अब समय आ गया है कुछ नया करने का। उस रात देर तक वो सो नहीं सके। उनकी पत्नी पहले ही सोने चली गई थी। वो अकेले टीवी देखते हुए टाइम पास कर रहे थे। साथ ही भविष्य की चिंताओं को लेकर भी उनके दिमाग में उधेड़-बुन चल रही थी। रात के 1 बज चुके थे। चैनल बदलते हुए अचानक उनका रिमोट द मेंटल बैंक प्रोग्राम पर रुक सा गया। इस प्रोग्राम के तहत आप घर से ही इस कोर्स को कर सकते हैं। इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिसमें बताया गया था कि आप अपनी सोच और विश्वास को बदलकर जीवन में सफलता अर्जित कर सकते हैं। ये प्रोग्राम जेफ के दिल को छू गया। उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और उस कोर्स का ऑर्डर कर दिया। फिर क्या था, कुछ दिनों के भीतर ही
द मेटल बैंक का ऑर्डर जेफ ने रिसीव कर लिया। उन्होंने उसका अध्ययन शुरू कर दिया। उनकी तीव्र इच्छा ये जानने की हो रही थी कि कैसे हमारे विचार हमारे जीवन मूल्यों में वृद्धि करते हैं। द मेंटल बैंक कार्यक्रम ने जेफ को और भी चीजों के बारे में जानने की इच्छा पैदा की। फिर उन्होंने नेपोलियन हिल, नॉर्मन विंसेंट, रॉबर्ट शेलर जैसे लेखकों की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। इन्हें पढ़ने के बाद उनके अंदर और भी लोगों को पढ़ने और सुनने की इच्छा जागृत हुई। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी तक प्यासी रेगिस्तान में भटक रहे थे और उन्हें अचानक साफ पानी से भरी एक झील दिखाई दे गई हो। हालांकि जेफ का कहना था कि उनके साथ कोई चमत्कार नहीं हुआ। अचानक रातों रात सब कुछ नहीं बदला। उन्हें आगे भी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उन्हें मेहनत करने के लिए एक नजरिया मिल गया था, एक एटीट्यूड मिल गया था। मतलब उनका एटीट्यूड जिंदगी के प्रति बदल गया था। अभी तक जो उनके मन में नकारात्मक ख्याल आ रहे थे, अब वे सकारात्मक सोच में बदलने लगे थे। जिंदगी के प्रति उनकी इच्छा फिर से जागृत होने लगी थी। कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है, ऐसा लगने लगा था। मतलब सारा सोचने का जो तरीका था उल्टा हो चुका था। जहां उनको सारी चीजों में कमी दिख रही थी, वही चीजें अब अच्छी लगने लगी थीं। उन्हें जिंदगी में फिर से उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। उनको लगने लगा था कि शायद अब वो चीज उन्हें हासिल हो जाए जिसके लिए वो बेचैन थे। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको जिंदगी बोझ लगने लगे तो कोशिश करके नए रास्तों की तलाश में जुटें। सोचें, चिंतन करें। आपकी जिंदगी में भी वो मोड़ आएगा जहां से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जेफ ने एटीट्यूड और मोटिवेट करने वाली चीजों को खोजकर पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के अध्ययन के बाद उन्हें इसमें करियर दिखने लगा। आगे की बात हम अगले चैप्टर में जानेंगे। यहाँ सबसे बड़ी सीखने वाली बात यह है, अगर आपकी भी जिंदगी आपको बोझ लगने लगी है या जो काम आप कर रहे हैं वो उबाऊ है या थकाऊ लग रहा है, तो आप भी उन संसाधन की तलाश में जुट जाइए जो आपकी सोच को एक सकारात्मक दिशा दे सकें, क्योंकि सब आपकी सोच पर ही निर्भर करता है। आप ही सोचें कैसे आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। जेफ केलर के उपायों को अपने जीवन में लागू करें और अपने मुकाम को हासिल करें। वकील से मोटिवेशनल स्पीकर तक का सफर। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि जेफ अपनी वकालती करियर से ऊब चुके हैं। वो किसी नए ऑप्शन की तलाश में है। इंसान जब किसी ट्रैक को खुद चुनता है तो दोषी भी खुद को ही ठहराता है। लेकिन अगर आप खुद को ज्यादा दिनों तक दोष देते रहेंगे तो आपका रुख यानी एटीट्यूड नेगेटिव होने लगता है। यहीं पर आपको सब्र और दिमाग से काम लेना आना चाहिए। अगर आप गलत ट्रैक पर हैं तो सही का चयन करें। हो सकता है आप ज्यादा दूर चले गए हों, वापस आने में आपको समय लगे, लेकिन जब आप अपने सही रास्ते पर आ जाएंगे तो आपको खुशी और संतुष्टि मिलेगी। जीवन के प्रति लगाव बढ़ेगा, क्योंकि तब आपको पता चल जाता है कि आपकी मंजिल का रास्ता यही है जिसे आपने अब चुना है। जेफ को द मेंटल बैंक प्रोग्राम के जरिए अपने नए करियर का रास्ता मिल जाता है। जेफ ने कुछ दिनों तक तो अपने वकील के काम को अच्छे से निभाया। बाद में उसे छोड़ने का मन बनाने लगे। जेफ ने द मेंटल बैंक प्रोग्राम से जो कुछ भी सीखा उसके हिसाब से खुद को ढालना शुरू कर दिया है। जेफ कहते हैं कि शुरुआत में तो उन्होंने वकालत के पेशे को जारी रखा। बचे समय में वो अपने नए करियर को भी दिशा दे रहे थे। समय बचाकर स्वाध्याय भी कर रहे थे, साथ ही अपने आप को मोटिवेट करते रहे थे, क्योंकि अचानक वकालत के पेशे को छोड़ना भी सही नहीं था, क्योंकि आर्थिक तंगी उनको और भी बुरे हालात में ले जा सकती थी। जेफ आगे लिखते हैं कि अब उनका साथ उनकी पॉजिटिव सोचने देना शुरू कर दिया था। जीवन के प्रति उत्सुकता बढ़ने लगी थी। अगर आपके प्रोफेशन के साथ आपकी पसंद भी जुड़ जाए तो जिंदगी मजेदार हो जाती है। उन्होंने अपने नए करियर पर 1989 तक काम किया। इस बीच 4 सालों तक उन्होंने गहन अध्ययन और शोध किया। फिर एक साल उन्हें एक लोकल हाई स्कूल में वयस्क शिक्षा संगोष्ठी, इसे एडल्ट एजुकेशन सेमिनार कहते हैं, को आयोजित करने का मौका मिला। इसके लिए वो राजी भी हो गए। इसके एवज में 2-2 घंटे की एक क्लास के लिए उन्हें $30 मिलने वाले थे। हालांकि ये रकम इतनी भी नहीं थी कि वो
वकालत के पेशे को छोड़कर फुल टाइम इस काम को देने लगे। लेकिन इसके साथ उनकी उम्मीद चढ़ चुकी थी। उनकी जिंदगी का पहला सेमिनार था जिसे उन्हें खुद को आयोजित करना था। ना कर पाने का डर भी था, लेकिन सब कुछ अच्छा गया। आगे करने का थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ा। फिर जेफ ने वकालत के पेशे के साथ साथ अपने इस नए पेशे को भी समय देना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने वकालत के पेशे में अपने जीवन का काफी इन्वेस्टमेंट किया था, साथ ही उससे काफी पैसे भी कमाए थे, लेकिन अचानक किसी नए पेशे में स्विच करने से थोड़ा डर रहे थे, क्योंकि अब उनका नया पेशा भी समय और पैसे दोनों का इन्वेस्टमेंट मांग रहा था। उन्होंने अपनी वकालत के पेशे के समय को समेटकर हफ्ते में 4 दिन कर दिया, फिर कुछ दिन बाद 3 दिन। इसके बाद उन्होंने उससे एक अनिश्चितकालीन अवकाश ले लिया। पूरा समय अपने नए मनपसंद पेशे को देना शुरू कर दिया। बतौर राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर अपना करियर शुरू कर दिया। हालांकि पुराने पेशे को छोड़ना इतना आसान नहीं था। जैसे उन्हें अपनी माँ को ही समझाना बहुत मुश्किल था। जो माँ अपनी सोसाइटी में ये बताकर गर्व महसूस करती थी कि वो एक वकील की माँ है, उसे कैसा लगेगा जब उसका बेटा उसे ये बताए कि उसने वकालत जैसे नामी पेशे को छोड़कर एक नए पेशे की शुरुआत की है जिसका अभी तक कोई भविष्य नहीं है। लेकिन जब जेफ अपने नए काम में शोहरत हासिल करने लगे तो माँ से भी उनको सपोर्ट मिलने लगा। जेफ ने एटीट्यूड इज एवरीथिंग पर फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया। मतलब आपका दृष्टिकोण ही सब कुछ है, पर उन्होंने एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना शुरू कर दिया। वो आगे कहते हैं, जैसा आपका दृष्टिकोण होगा आप अपने विचार भी वैसे ही बनाएंगे। आप दुनिया को भी उसी नजर से देखेंगे। जेफ केलर ने अपने इस पेशे को करीब 14 साल दिए। इस बीच उन्होंने एटीट्यूड से संबंधित करीब 200 से ज्यादा किताबें और पत्रिकाएं पढ़ी, कई उतार चढ़ाव देखे। वो कहते हैं कि उनकी ये किताब उन सब के लिए है जो किसी काम में सफल होते हैं या निराश होते हैं। अगर आप निराश होते हैं तो इसमें आपकी एटीट्यूड का अहम रोल होता है। इस किताब में सफलता के बारे में बताई गई सारी रणनीतियों को जेफ ने खुद अपने जीवन पर आजमाया है। उनकी सफलता में इन रणनीतियों की अहम भूमिका रही है। इस तरह से कह सकते हैं कि जेफ ने अपने जीवन अनुभवों को इस किताब में जगह दी है। जेफ खुद कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर आप किताब में बताई गई रणनीतियों को अपने जीवन में सही से लागू करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने इस किताब को 3 भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में उन्होंने बताया है कि सबसे पहले अपने आप को मन में सफल घोषित करें। मतलब सोचे कि आप पक्का सफल होंगे, और साथ ही आपको अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करना होगा, क्योंकि आपकी पॉजिटिव सोच से ही आपका व्यक्तित्व झलकता है। फिर उन्होंने दूसरे भाग में बताया है कि आप अपने शब्दों पर काम करें। मतलब अपने बोलने के तरीके को कैसे प्रभावशाली बनाएं, इस पर काम करें। फिर तीसरे भाग में उन्होंने बताया है कि आपको अपने काम करने के तरीके को अच्छा करना होगा, क्योंकि चाहे आप सकारात्मक सोचें या नकारात्मक सोचें, फाइनली आपको उन पर काम करना पड़ता है। इसी भाग में हम उन बातों को भी जानेंगे जो आपके सपनों को हकीकत में बदलते हैं, और इन सब बातों पर हम आपके साथ चर्चा अपनी बुक समरी के अगले चैप्टर्स में करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में हमने जाना कि जेफ एक सफल पेशे को चुनने के बाद भी जीवन में उदास थे। उन्होंने उदासी की बिंदुओं पर बार बार चिंतन किया, उन्हें रास्ता दिखता चला गया, उन्हें उनका मनपसंद काम मिल जाता है। अपने पुराने पेशे को पूरी तरह छोड़कर नए को अंगीकार कर लेते हैं। इस तरह उनके शोध और अध्ययन ने उन्हें एक वकील से मोटिवेशनल स्पीकर बना दिया, जिसमें उन्हें मजा आ रहा था और उनका नकारात्मक एटीट्यूड सकारात्मक में बदल चुका था। महान नाटककार शेक्सपियर लिखते हैं कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारी सोच उसे वैसा बना देती है। तो हमें अपनी सोच यानी नजरिए को सही करने की दिशा में काम करना होगा। नेगेटिव एटीट्यूड बनाओ पॉजिटिव एटीट्यूड। जेफ शुरुआती जीवन में एक वकील थे। बाद में उन्होंने अपना पेशा चेंज किया और वो आज अमेरिका के एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर है। जेफ हमारे एटीट्यूड यानी रवैये के बारे में विस्तार से इस किताब में लिखते हैं। उनका मानना है कि आपका एटीट्यूड इस दुनिया को देखने के लिए खिड़की का काम करता है। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि कैसे जेफ अपनी उदास जिंदगी को
एक खुशनुमा जिंदगी में बदल लेते हैं और अपने मनपसंद प्रोफेशन को खोज लेते हैं। जेफ अपने जीवन अनुभवों को इस किताब के माध्यम से अपने पाठकों से शेयर कर रहे हैं। जेफ कहते हैं कि चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो या आप कुछ भी करना चाहते हो, आपको इस किताब से बहुत मदद मिलेगी। आइए इस चैप्टर की शुरुआत डॉक्टर जॉयस ब्रदर्स की एक फेमस कोट से करते हैं। उनका मानना है कि सफलता आपके मस्तिष्क में विराजमान एक अवस्था है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको एक कामयाब इंसान की तरह सोचना शुरू कर देना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। सारा बहुत देर से अपने डेस्क पर काम कर रही थी। उसे लगा कि खुद को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। उसे भूख का भी एहसास हो रहा था। दोपहर के 1 बज चुके थे, तो उसने सोचा पास की कॉफी शॉप में जाकर कुछ खा लिया जाए। वो कॉफी शॉप गई, वेट्रेस आई और उसका ऑर्डर ले गई। तभी उसी कॉफी शॉप में सैम भी कुछ खाने की मकसद से प्रवेश करता है। सैम और सारा सैम और सारा में करीब एक डेस्क का अंतर होता है। सैम के पास भी वही वेट्रेस आती है और उसका ऑर्डर लेकर जाती है। दोनों ने अपना अपना ऑर्डर देने में दोनों ने अपना अपना ऑर्डर देने में लगभग बराबर समय लिया। दोनों को खाना सर्व किया गया। दोनों ने अपना अपना लंच खत्म करने में भी लगभग बराबर समय लिया। दोनों का बिल भी समय पर आ गया। लेकिन सैम और सारा के व्यवहार में बहुत ज्यादा फर्क था। जब सारा कॉफी शॉप पे आई थी तो वो बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर एक शालीनता, एक पॉजिटिव एनर्जी थी। उसने अपना ऑर्डर वेट्रेस को अच्छे से दिया, खाना खाया और बिल पे किया और वेट्रेस से कुछ बात करके चली गई। वहीं सैम जब कॉफी शॉप में एंटर करता है तो उसके चेहरे पर एक झंझलाहट और खींच थी। जब उसने ऑर्डर किया तो उसे लगा उसका खाना लेट आया। वो खाने का इंतजार बहुत बेसब्री से कर रहा था और खाना आने के बाद उसने गुस्सा जताया। खाना देरी से आने के लिए वेट्रेस से शिकायत भी की। उसे खाना पसंद नहीं आया। लास्ट में उसे लगा कि अभी तक उसका बिल क्यों नहीं आया। इसके लिए भी उसने अपना गुस्सा जाहिर किया। अगर देखा जाए तो शॉप में दोनों को बराबर ट्रीटमेंट मिला, लेकिन एक खुश होकर गई, दूसरा चिल्लाहट लेकर आया था और उससे ज्यादा गुस्से में बाहर गया। इन दोनों में जो फर्क था वो उनके एटीट्यूड का था, यानी उनके नजरिए का। क्योंकि सारा की सोच आशावादी और पॉजिटिव थी, जबकि सैम की नेगेटिव थी, जिसकी वजह से उसे हर चीज में कमी दिख रही थी। जबकि उसी चीज में सारा को पॉजिटिव चीजें दिख रही थी। सारा ने अपने खाने को और वहां के माहौल को एंजॉय किया, वहीं सैम ने पैसे के दिए। ना तो उसे खाना अच्छा लगा और ना ही वहां का माहौल। यहाँ जेफ ने सारा और सैम के उदाहरण से दो एटीट्यूड को दर्शाया है, सारा पॉजिटिव और सैम नेगेटिव। मतलब जैसा आपका एटीट्यूड होगा वैसे ही आप दुनिया को देखेंगे, वैसा ही आप महसूस भी करेंगे और उन चीजों पर आप वैसे रिएक्ट भी करेंगे। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड में इंसान कैसे बर्ताव करता है। आप लोग भी चिंतन कीजिए कि आप में कौन सा एटीट्यूड है। अगर नेगेटिव है तो फटाफट पॉजिटिव में बदलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप अपना एटीट्यूड बदल और नियंत्रित कर सकते हैं। आपका एटीट्यूड एक मानसिक फिल्टर की तरह काम करता है। जैसा आपका एटीट्यूड होगा वैसी ही चीजें आप फिल्टर करके देखेंगे। जैसे कि अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आपके अंदर विचार आएगा मैं ये काम कर सकता हूँ। वहीं नेगेटिव एटीट्यूड वाला सोचेगा कि मैं नहीं कर सकता हूँ। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला समस्या के समाधान के बारे में सोचेगा तो नेगेटिव वाला समस्या के बारे में ही सोचता रहेगा। और यही कारण है कि वो हमेशा समस्याओं में ही घिरा रहता है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग लोगों में अच्छाइयाँ खोजते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग लोगों में सिर्फ बुराइयां ही खोजते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड वाले उन बातों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो उनके पास नहीं होती, जबकि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले सबसे ज्यादा अपने अंदर की खासियत के बारे में सोचते हैं और उन्हीं का उपयोग करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड वालों को सीमाएं दिखती हैं, जबकि पॉजिटिव एटीट्यूड वालों को हर तरफ संभावनाएं दिखती हैं। इसलिए वे अपने काम में लगे रहते हैं। और नेगेटिव एटीट्यूड वाले हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि उनके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। जेफ कहते हैं कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड के बारे में कई उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इसी पर काम किया है।
उन्होंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने एटीट्यूड को बदला और सफल हो गए। जेफ यानी इस किताब के राइटर खुद आपके सामने एक जीते जागते उदाहरण है, जो विपरीत परिस्थितियों से निकलकर सामने आए। जहां उन्हें हार मान लेना चाहिए था, वहां उन्होंने अपनी हिम्मत से काम लिया और एक सफल इंसान बनकर दुनिया के सामने आए। आशा है कि अब आप एटीट्यूड के बारे में अच्छी से समझ गए होंगे। जेफ की खासियत है कि वो शब्द चित्रों के माध्यम से उदाहरण देते हैं। इसी वजह से उनकी बातें लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है। एटीट्यूड आपके दिमाग की खिड़की है। पिछले चैप्टर में हमने पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों का अंतर समझा। अगर आप में नेगेटिव एटीट्यूड के लक्षण हैं, तो आप भी अपना नजरिया बदलें, मतलब अपने दिमाग की खिड़की को साफ कीजिए। जैसा कि जेफ बताते हैं कि एटीट्यूड आपके दिमाग की वो खिड़की है जिससे आप दुनिया देखते हैं। अभी आपके एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आप दुनिया को किस तरह से देखना चाहते हैं। जेफ पहले ही बता चुके हैं कि आप अपने एटीट्यूड को बदल या नियंत्रित कर सकते हैं। इसीलिए आप अपने नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको एक सही दिशा में काम करना होगा। अपने माहौल को सुधारना होगा। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, आपको उस पर काम करना होगा। जिस तरह आप गंदी खिड़की को साफ करके चमका देते हैं, वैसे ही आप अपने दिमाग की उस खिड़की को भी साफ कर सकते हैं जिससे आप दुनिया देखते हैं। जेफ आर्किन लिखते हैं कि हर इंसान अपनी जिंदगी की शुरुआत एक साफ खिड़की से ही करता है। जैसे कि एक बच्चा होता है, जब वो चलना सीखता है तो वो गिरता है, लेकिन वो किसी को दोष नहीं देता, ना तो फर्श को ना ही किसी व्यक्ति को। वो मुस्कुराते हुए फिर उठता है और चलने की कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। उसे उम्मीद होती है कि वो ऐसे ही एक दिन चलना सीख जाएगा। उसके अंदर एक चमकदार ऊर्जा होती है जो उसे बार बार करने के बाद भी उठने को प्रोत्साहित करती है। उसके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके दिमाग की खिड़की बहुत ही साफ होती है। लेकिन जब वो बड़ा होता है, दुनिया की भागम भाग में शामिल होता है, जिंदगी उसके ऊपर धूल फेंकना शुरू कर देती है। उसकी खिड़की भी मटमैली होने लगती है। लेकिन अगर उसका एटीट्यूड पॉजिटिव बना रहे तो वो उस गंदगी को साफ करता रहेगा। लेकिन अगर उसका एटीट्यूड नेगेटिव हुआ तो गंदगी परत दर परत जमती चली जाएगी। अब आइए ये भी जान लेते हैं कि जेफ खिड़की गंदी होने की कौन कौन से कारण बता रहे हैं। हमारी खिड़की हमारे शिक्षकों और माता पिता की आलोचना से गंदी होना शुरू होती है। हमारे दोस्तों और साथियों की खिल्लियों से दागदार और धब्बेदार होने लगती है। हमारी खिड़की दूसरों की रिजेक्शन से गंदी होने लगती है और साथ ही वो हमारी निराशा से पटने लगती है। जब हमारे अंदर संदेह की भावना विकसित होने लगती है तो हमारी खिड़की पूरी तरह से धूल धूसरित हो जाती है। जब खिड़की पूरी तरह से परत दर परत गंदी हो जाती है तो प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। लोग उसे साफ किए बिना ही जीते चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जिंदगी में कोई रोमांच नहीं महसूस होता। इसका सबसे बुरा प्रभाव ये होता है कि लोग सपना देखना ही छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी खिड़की को साफ करना ही भूल जाते हैं, या कहिए कि छोड़ देते हैं। ठीक इसी तरह जेफ के साथ भी हुआ था। जेफ जब वकील थे तो उनकी खिड़की धीरे धीरे करके पूरी तरह से गंदी हो चुकी थी। उन्होंने उसे साफ करना ही छोड़ दिया था। यही कारण है कि उन्हें खुद में ऊर्जा की कमी महसूस होने लगी थी। उनकी खिड़की नकारात्मकता के कीचड़ में पूरी तरह से डूब गई थी। लेकिन वो आगे लिखते हैं कि उन पर ईश्वर की कृपा थी। वो हमेशा अपनी खिड़की की गंदगी को साफ करने के बारे में सोचते रहते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने अपनी खिड़की की गालिब को पूरी तरह से रगड़ रगड़ कर साफ किया। इसमें उन्हें जीवन का थोड़ा समय जरूर देना पड़ा, लेकिन जब खिड़की साफ हुई तो उन्हें एक शानदार दुनिया देखने का मौका मिला। जिंदगी जीने का एक सकारात्मक नजरिया मिला। जेफ यहाँ क्लियर करते हैं कि आपको अपनी खिड़की खुद ही साफ करनी है। आपकी खिड़की कोई दूसरा आके साफ नहीं कर सकता और ना ही किसी के भरोसे बैठें। लोग सिर्फ खिड़की को साफ करने के लिए आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं। अंततः साफ आपको ही करनी है। जेफ आगे लिखते हैं कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, या तो आप अपनी खिड़की को ऐसे ही गंदी छोड़ दें और उसी से दुनिया को देखते रहें। हालांकि इससे आपको ये नुकसान होगा कि दुनिया में आपको हमेशा कमियां ही दिखेंगी। आपकी सोच
हमेशा निराशावादी बनी रहेगी, आप में दिन प्रतिदिन जोश की कमी होती चली जाएगी। दूसरा ऑप्शन है, आप एक कपड़ा उठाएं और अपनी खिड़की को खुद साफ करने में जुट जाएं और तब तक चमकाइए जब तक वो कांच की तरह ना चमकने लगे। इससे आपको अपने आसपास ऊर्जा महसूस होगी, जीवन जीने की ललक बढ़ेगी, कुछ नया और अच्छा करने का मन करेगा। आज जो भी आप करेंगे पूरे तन मन धन से करेंगे। आप उन सपनों को भी फिर से पूरा करना चाहेंगे जो कभी आपने देखे थे। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, आपको क्या लगता है कि आप में भी एटीट्यूड को बदलने की क्षमता है? शायद आपको लग रहा होगा शायद आपको लग रहा होगा कि आपकी समस्या जेफ की समस्या से बड़ी है। आपने बहुत बुरे दिन देखे होंगे या उससे भी बुरे वक्त से गुजर रहे होंगे, या आप ये कहना चाहते हैं कि जेफ को क्या मालूम, बोल देना अलग बात है, करना अलग बात है। तो जेफ भी तो यही कहते हैं कि आपको अपनी खिड़की खुद ही साफ करनी है। आपको अपने एटीट्यूड का चयन खुद करना है। आपको क्या चुनना है, सकारात्मकता या नकारात्मकता, ये आप पर निर्भर करता है। जेफ आगे लिखते हैं कि क्या आपका दुख, यातनाएं या पीड़ा डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल से बड़ी है? फ्रैंकल वो इंसान हैं जिन्होंने धरती पर रहकर नरक की पीड़ा को झेला था। उन्हें नाजी कैंप की यातनाओं को सहन करना पड़ा था, इसके बाद भी जिंदा रहे। उनके माता पिता और बीवी बच्चों को गैस चैम्बर में तड़पा तड़पा कर मार डाला गया था। उन्होंने सब कुछ सहन किया, जिंदा रहे। जहाँ जिंदगी की आस छोड़ देनी चाहिए, वहाँ उन्होंने नए सपने देखे, कई लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। डॉक्टर फ्रैंकल अपनी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग में लिखते हैं कि इंसान से एक चीज को छोड़कर सब कुछ छीना जा सकता है, वो है उसका एटीट्यूड, यानी नजरिया, यानी दृष्टिकोण। एटीट्यूड ही उसकी आजादी का अंतिम पड़ाव है। बुरी से बुरी परिस्थितियों में इंसान को अपना एटीट्यूड चुनने का अधिकार है। नींद की कमी, अपर्याप्त भोजन और अमानवीय मानसिक यातनाओं को उन्होंने सहन किया, विपरीत परिस्थितियों से लड़कर खुद को जिंदा रखा। जहाँ कुछ साथी कैदी मजबूरन हिम्मत हार गए थे, वहां वो अपने एटीट्यूड के साथ अटल रहे। यातनाएं देने वाले वे शिविर भी उनकी हिम्मत तोड़ने में असफल रहे। डॉक्टर की हकीकत को जानने के बाद अब तो आपको लग रहा होगा कि आप भी अपने एटीट्यूड को बरकरार रख सकते हैं, अपनी खिड़की से गंदगी साफ कर सकते हैं और दुनिया को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। तो आपको इस संसार में कोई भी परेशानी परेशान नहीं कर सकती। कोई भी ताकत आपकी मंजिल तक आपको पहुंचने से नहीं रोक सकती। एटीट्यूड और सफलता का आपसी संबंध। आशा है कि आपने पिछले चैप्टर से प्रेरणा लेकर अपनी खिड़की को साफ कर दिया होगा। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा होगा। आपने डॉक्टर फ्रैंकल की प्रेरणादायक कहानी को भी सुना। शायद ही किसी ने इतना दर्द और दुख झेला होगा, इसके बाद भी उन्होंने अपने एटीट्यूड को संभाल कर रखा। हमारी मुसीबतें तो उनकी मुसीबतों से बहुत कम है। हमारे पास अपने जीवन को आकार देने के बहुत से रास्ते हैं, तो हमें अपने एटीट्यूड को और अच्छे से साफ करके आगे बढ़ना चाहिए। फिर देरी किस बात की? इस किताब के सिद्धांतों को अपनाकर अपनी सफलता तक पहुंचे। अब आप भी अपने सपनों को पूरा करने के पीछे लग जाएं, लेकिन याद रहे कि सिर्फ खिड़की को साफ करने से ही आप सफलता को नहीं पा सकते। हाँ, आप ये सोच सकते हैं कि आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपने अभी सिर्फ अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव किया है। अभी आपको सफलता की और भी सीढ़ियों को चढ़ना है। तो आइए इस चैप्टर में जानते हैं कि हमें और क्या करना होगा जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। इसके बारे में लिखते हुए जेफ कहते हैं कि इसके लिए आपको अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा। सफलता के कुछ प्राचीन नियमों को अपनाना होगा, जिसे अपनाकर लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। आशा है कि ये नियम आपको भी सफलता अर्जित करने में मदद करेंगे। इनसे आप अपने डर से लड़ने, विपरीत परिस्थितियों में भी दिमाग से काम लेने के बारे में जानेंगे। प्रतिबद्धता की शक्ति को बढ़ाने के साथ ही और भी बहुत सी जरूरी बातों को सीखेंगे। फिर आपको वो जिंदगी हासिल होगी जो कभी आपने अपने सपने में देखी थी। अब आपको लग रहा होगा कि जब हम सफलता के सिद्धांत की बातों को सीखने जा रहे हैं, तो यहाँ एटीट्यूड क्या कर रहा है? जेफ आगे लिखते हैं कि अगर उन्होंने एटीट्यूड के पहले एवरीथिंग लगाया है, तो एटीट्यूड का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। बिना एटीट्यूड के आप किसी दूसरे के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू कर ही नहीं सकते। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी जिंदगी की कहानी
एटीट्यूड से शुरू होती है और उसी पर जाकर खत्म होती है। मतलब आप जिंदगी में जो कुछ करते हैं उसमें किसी न किसी तरह से एटीट्यूड का हाथ रहता ही है। किसी भी सिद्धांत की रोशनी आपके अंदर तभी प्रवेश करेगी जब आपके एटीट्यूड की खिड़की स्वच्छ और चमकदार होगी। नहीं तो शायद उस सिद्धांत की रोशनी का कोई कतरा ही आप तक पहुंचे। इससे ये होगा कि आप उस सिद्धांत के बारे में जान तो जाएंगे, लेकिन आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा। और जब फायदा नहीं होगा तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आपकी खिड़की साफ रहेगी तो आप इन सिद्धांतों से मिलने वाले लाभ का पूरी तरह से फायदा ले सकते हैं। एक सफलता व्यक्तियों की सूची में शामिल हो सकते हैं। आप एक संतुष्ट जीवन के मालिक बन सकते हैं। आपको रिश्तों की अच्छी समझ होगी, उन्हें निभाने में आप माहिर हो जाएंगे। आप आध्यात्मिक रूप से खुद को विकसित कर सकते हैं। आप अपने जीवन की परम उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं यदि आप सफलता के अन्य सिद्धांतों का तालमेल अपने एटीट्यूड से बिठा लेते हैं। तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने पे कोई बाधा बाधित नहीं कर सकती। आप पहले से ज्यादा स्वस्थ महसूस करेंगे। आप नए लक्ष्य निर्धारित कर उसे हासिल करने के बारे में सोचेंगे। फिर आप अपनी जिंदगी में इतने काबिल हो जाएंगे कि आपको हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही दिखेगा। आप जिस किसी चीज को हाथ लगाएंगे उसमें सफलता हासिल करेंगे। आपको अच्छे बुरे का अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। आपको अपने पूरे सामर्थ्य का पता चल जाएगा। आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि आप किसी को भी परिवर्तित कर सकते हैं। अब शायद आपको पता चल गया होगा कि एटीट्यूड का क्या महत्व है। शुरू में आपको लग रहा होगा कि सफलता के सारे सिद्धांत आपके साथ है, तो बिना एटीट्यूड की सफलता कैसे नहीं मिलेगी। शायद अब इस बात पर विश्वास कर सके कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। पॉजिटिव एटीट्यूड के बिना आपको सफलता के सिद्धांत समझ ही नहीं आएंगे। जब आपको उन सिद्धांतों की समझ नहीं होगी तो सफलता तक पहुंचना मुश्किल है। इस चैप्टर में हमने कई जरूरी चीजों को जाना, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने एटीट्यूड और सफलता के दूसरे सिद्धांतों के साथ उसके संबंध को समझना जरूरी था। जब हम इसके संबंध को समझ लेते हैं तो हम सफलता की ओर बढ़ने वाले रास्ते पर आ जाते हैं। हमें उस पर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है। हमारा आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि हमें अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस होती है। और जब तक आप अपने मुकाम तक नहीं पहुंचते, आप चलते रहते हैं। इसी के साथ आते हैं अपने अगले चैप्टर पर। आगे के चैप्टर में हम और भी बहुत सी जरूरी बातों को जानेंगे। कुछ नामचीन हस्तियों के एटीट्यूड से जुड़े प्रसंगों के बारे में भी जानेंगे। उन हस्तियों ने एटीट्यूड के सिद्धांत को स्वीकार किया, जाना, समझा और दुनिया को भी समझाया। और ये भी जानेंगे कि कैसे आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो उसे पा लेते हैं। जो चाहेंगे वो पाएंगे। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि सफलता के अन्य सिद्धांतों के साथ एटीट्यूड का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। मतलब बिना एटीट्यूड की खिड़की चमकाए आप सफलता की असली चमक कभी नहीं देख सकते। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हम कैसे एक चुंबक की तरह काम करते हैं। जैसा हमारा एटीट्यूड होगा उसी तरह की चीजों को हम अपनी तरफ खींचेंगे। जेफ आपसे सवाल भी करते हैं कि क्या किसी को ऐसी चाबी का पता मालूम है जिससे सफलता की तिजोरी का ताला खोला जा सके? नहीं मालूम? कोई बात नहीं, लेकिन आप सफलता को पाने की कोशिश करेंगे तो वो अवश्य आपको मिल जाएगी। जाने माने लेखक और ब्रॉडकास्टर एरल नाइटिंगेल का द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट नाम से एक बहुत ही फेमस रिकॉर्डेड संदेश है, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत ही अच्छे से समझाया है। इस प्रोग्राम में उन्होंने सफलता को हासिल करने के सिद्धांत को इंग्लिश के 6 शब्दों में डिफाइन किया था। तो आइए जानते हैं वे अंग्रेजी के शब्द कौन से हैं जिन्हें नाइटिंगेल सफलता का मंत्र मानते हैं। वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। इसका मतलब है कि हम जिसके बारे में ज्यादा सोचते हैं वही बनते चले जाते हैं। हालांकि उन्होंने ऐसे ही एक दिन इस छोटे से वाक्य को सफलता का मंत्र नहीं मान लिया था। उन्होंने इस विषय पर बाकायदा रिसर्च किया और फिर उन्होंने पाया कि ज्यादातर राइटर, दार्शनिक और धार्मिक नेताओं का यही मानना है कि हमारे विचार ही हमारे काम को तय करते हैं, हमें सफलता की ओर बढ़ने की सही दिशा देते हैं। मतलब आप जैसा सोचेंगे वैसा ही करेंगे भी, क्योंकि आप अपने विचार की प्रोग्रामिंग अपने दिमाग में करते हैं। फिर उसी के अनुसार आपका दिमाग आपको चाहता है। अब आपकी इच्छा
ये जानने की भी हो रही होगी कि किसने क्या कहा। तो आइए जान लेते हैं कि महान व्यक्तियों ने इसके बारे में क्या क्या विचार व्यक्त किए हैं। जेफ ने कुछ चुनिंदा लोगों के विचारों को अपनी इस किताब में संदर्भित किया है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं उस पर विश्वास करते हैं तो हम उसे हासिल भी कर सकते हैं। बेंजामिन इज़राइल कहते हैं कि अपने मस्तिष्क को महान विचारों से पोषित करें। वही रॉबर्ट गॉलियर कहते हैं कि इस पृथ्वी पर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। हेनरी फोर्ड का बहुत ही फेमस कोट है, अगर आप कोई काम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, दोनों ही अवस्था में आप सही होते हैं। जेफ ने अपने स्वाध्याय के दौरान बाइबल को भी बहुत बारीकी से पढ़ा। उन्होंने कुछ बाइबल के प्रसंगों को भी अपनी किताब में संदर्भित किया है जो सोच विचार से संबंधित है। आपका काम वैसा ही होगा जैसा आप सोचेंगे कि वो होगा। दूसरा बाइबल का कोट है, इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यदि आपको खुद पर विश्वास है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अब आइए थोड़ा इस सिद्धांत को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए राहुल को एक साल में $30,000 कमाना है। तो राहुल सोचना शुरू कर देता है कि उसे $30,000 कमाना है। तो वो मानव चुंबक की तरह रोजगार के सभी अवसरों को अपनी ओर खींचने लगेगा। और अगर राहुल इस विचार पर दृढ़ प्रतिज्ञ रहा तो वो अपने $30,000 कमाने के लक्ष्य को पूरा कर लेगा। अगर राहुल को लगता है कि उसे अपने परिवार की जरूरतों के हिसाब से उसे $50,000 कमाना है तो राहुल की इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें राहुल का दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तभी वो 50,000 कमाने के लक्ष्य तक पहुंचेगा। क्योंकि चाहने और विश्वास करने में बहुत फर्क होता है। तो उम्मीद है कि आप सफलता के इस सिद्धांत के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। जेफ आगे लिखते हैं कि ये केवल पैसे तक सीमित नहीं है। आप इस सिद्धांत को अपने किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए कर सकते हैं। आपको वो सोचना होगा और उस पर विश्वास करना होगा कि आप उस लक्ष्य को पालेंगे। याद रहे, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा। जब आपका विश्वास होगा, आप उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे, उससे जुड़ी चीजों के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसे हासिल कर लेंगे। सकारात्मक विश्वास तंत्र। जेफ ने अपना एटीट्यूड बदला और अपने पसंदीदा पेशे को चुना। आज वो दुनिया की एक चर्चित हस्ती है। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि इंसान एक चुंबक की तरह काम करता है। वो जिस भी चीज को चाहेगा, उस पर विश्वास करेगा, उसे हासिल कर लेगा। अब आइए इस चैप्टर में हम इसे और भी अच्छी तरीके से समझते हैं। आप जो भी चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। इस विचार को लॉ ऑफ डोमिनेंट थॉट कहते हैं, अर्थात प्रभावी सोच का सिद्धांत। एक ऐसी सोच जो प्रबल इच्छा की तरह काम करती है। आइए इसे और भी सरल शब्दों में समझते हैं। हम सभी के अंदर एक ऐसी पावर होती है जो हमें अपने विचारों की डायरेक्शन में पुश करती है। इसकी मुख्य भूमिका होती है डोमिनेंट अर्थात प्रभावी की। अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूं उसे आप सभी को बहुत ध्यान से सुनना होगा। अगर आप 10 सेकंड सकारात्मक विचारों के बारे में सोचते हैं और अगर 16 सेकंड नकारात्मक विचारों के बारे में सोचते हैं तो आप सकारात्मक परिणामों की उम्मीद करना छोड़ दें। आपके काम से ज्यादातर नकारात्मक परिणाम ही आने वाले हैं। और अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो तुरंत आज ही इसमें परिवर्तन कर लें। सकारात्मक सोच की समय सीमा को बढ़ा दें। आइए इस बात को और अच्छे से क्लियर करते हैं। अगर आप 2 निवाला खाकर ये सोचेंगे कि आपका पेट पूरी तरह से भर जाए तो ये असंभव है। या आप सोचते हैं कि अपना मोटापा कम कर लें, इसके लिए आप सुबह हेल्थी और लो कैलोरी वाला नाश्ता करें और पूरे दिन समोसे, रसगुल्ले और जलेबी के मजे लेते रहें, तो फिर ऐसे कैसे होगा? हफ्ते में एक दिन 3 घंटे कसरत कर लेने से आप फिट नहीं हो सकते। आपको इसके लिए रोज एक नियमित समय देना होगा। इसी तरह आपको जो चीज करना है या पाना है उसको समय देना होगा। थोड़ा करके ज्यादा पाने की उम्मीद ना पालें। आपको ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव सोचना होगा और ये मानकर चलें कि कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं होगा। आप धीरे धीरे इस अवधि को बढ़ाएं और ऐसा तब तक करें जब तक कि ये आपके जीवन का एक अहम हिस्सा ना बन जाए। आप तो जानते हैं कि अगर आप इसे लगातार कुछ हफ्तों तक करते रहेंगे तो ये आपकी रूटीन में शामिल हो जाएगा। फिर ये आपके थॉट पैटर्न का हिस्सा बन जाएगा।
फिर आप हर चीज़ के पॉजिटिव हिस्से से कुछ ना कुछ लेना सीख जाएंगे। ओरिजिनल कहते हैं कि वे लोग भी कुछ कर सकते हैं जो ये सोच रखते हैं कि वो कुछ कर सकते हैं। जेफ एक खुद का उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि 1970-80 के दशक की शुरुआत में उनके एरिया यानी लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में बहुत से लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे थे। उन लोगों को लगता था कि एक अच्छा फैसला है। लोग घर लेकर उसे किराए पर चढ़ाकर पैसे कमा रहे थे। जेफ के दिमाग में भी इस बीच कई बार ख्याल आया कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, लेकिन उस समय उनको खुद की काबिलियत पर संदेह था। उनको लग रहा था कि वो जो कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे। उस वक्त उनका एटीट्यूड नेगेटिव था, तो इस वजह से उन्होंने ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। फिर बाद में 1986 में जब उन्होंने मोटिवेशन और एटीट्यूड से जुड़ी चीज़ों के बारे में अध्ययन करना शुरू किया, कई हस्तियों के टिप सुनना शुरू किया, तो उनका एटीट्यूड नेगेटिव से पॉजिटिव होने लगा। उन्हें कई चीज़ें क्लियर हुई। फिर उन्होंने 1986 की गर्मियों में निर्णय लिया कि वो इस साल के अंत तक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे। उन्होंने इस बात पर विश्वास करना शुरू किया। उन्होंने लगातार 6 महीने तक इस पर विश्वास बनाए रखा। रोज एक नोटबुक में से लिखते गए। इस बीच कई रियल एस्टेट एजेंट से मिले, सैकड़ों घर देखे और पतझड़ के मौसम में उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट किया, यानी एक घर के मालिक बन गए। इतना ही नहीं, उन्होंने 26 दिसंबर यानी साल के खत्म होते होते एक घर और ले लिया। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो इंसान पहले घर खरीदने में असफल रहा, वो 6 महीने में 2 घरों का मालिक कैसे बन गया, है ना? आपके दिमाग में भी यही सवाल आ रहा होगा। कोई बात नहीं, सवाल आना स्वाभाविक है। सवाल आना और जवाब देना अच्छी बात है। इससे ये साबित होता है कि आप अपने काम में इन्वॉल्व हैं। ठीक यही सवाल उस समय जेफ के दिमाग में भी आ रहा था। उनको खुद लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने खुद के कामों पर चिंतन शुरू किया। उन्होंने पाया कि उनका एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया है। उन्होंने जो हासिल करना चाहा उस पर पूरी लगन से काम लिया। अब आगे जेफ एटीट्यूड और एक्शन के बारे में लिखते हैं। आपको लगता है कि सिर्फ सोचने से काम सिद्ध हो जाएगा, तो ये मुश्किल है। सोचने के बाद आपको उस पर एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सोच एक्शन से ही आगे बढ़ती है। आपको सोच की दिशा में काम करना होता है, जैसा उन्होंने किया। उन्होंने पहले सोचा कि मुझे एक घर खरीदना है, फिर सोच पर विश्वास किया, फिर विश्वास के साथ उस सोच पर एक्शन लिया। रियल एस्टेट एजेंट से मिले, घर देखे, उसके हिसाब से उन्होंने पैसे कमाए। वो कहते हैं कि उन्होंने जैसे ही अपने नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में बदला, वो इस पर एक्शन लेने के लिए उत्साहित हो गए। फिर उन्हें उनका लक्ष्य प्राप्त करने में कोई खास रुकावट नहीं आई। उनका मानना है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे पहला कदम होता है आपका सकारात्मक विश्वास। आपका सकारात्मक विश्वास तंत्र यानी पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम। अगर आप प्रबल सोच बना लेते हैं कि आपको लक्ष्य प्राप्त करना ही है, तो आपके अंदर की ऊर्जा इस पर एक्शन लेने के लिए आपको प्रेरित करती है और आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। जेफ आगे लिखते हैं कि ये सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी तक सीमित नहीं है। ये सोच आपके रिश्तों पर भी लागू होती है। यदि आप सोचते हैं कि आपको अच्छे दोस्त और रिश्तेदार नहीं मिलेंगे, तो आपको नहीं मिलेंगे, भले ही आप अच्छे नेचर के क्यों ना हो। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो गलत संगत में पड़ जाते हैं, और ये अचानक नहीं होता। आप अपने एटीट्यूड को ऐसा बना लेते हैं जिसकी वजह से आप उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो हमने इस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण बात को जाना कि हमारी सोच कैसे काम करती है। हम जैसी सोच रखेंगे वैसी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और ये बात सिर्फ पैसे और करियर पर लागू नहीं होती, ये चीज आपकी संपत्तियों पर भी लागू होती है। बस आप इतना समझ लें कि अगर आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो आपके परिणाम भी नहीं बदलेंगे। तो आज से ही अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए और अपने जीवन में अच्छे परिणाम हासिल कीजिए। अपना कोई लक्ष्य बनाएं, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करें, फिर उस पर अडिग रहें। आप जो पाना चाहते हैं वो आपको जरूर हासिल होगा। पुरानी सोच बदलें। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि सफलता पाने के लिए पहले हमें अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करना होगा, उसके बाद एक सोच बनानी होगी, फिर उस पर विश्वास करना होगा, फिर उस पर उचित तरीके से काम करना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से कोई ताकत नहीं रोक सकती।
इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारी सोच कैसे काम करती है और पुरानी सोच को कैसे बदलें, क्योंकि कभी कभी हम अपनी सोच को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि उससे बाहर आना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, जैसा आप सोचेंगे वैसे आप बनते चले जाएंगे। अगर आपने एक गलत और नकारात्मक सोच को विकसित कर लिया है तो उससे बाहर आना मुश्किल हो जाता है। हमारी सोच ज्यादातर हमारे रहन सहन से विकसित होती है। जेफ आगे लिखते हैं कि आपकी परिस्थिति आपकी सोच को निर्धारित करती है। आज आप जहां हैं या आपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है उसमें आपके दृढ़ विश्वास और सोच का ही अहम रोल है। आगे भी आप भविष्य में क्या हासिल करेंगे ये भी आपकी सोच ही तय करेगी। जेफ आगे कहते हैं कि हम अपने विचार बदल सकते हैं और उसके अनुसार आप अपने परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। आपको खुद पर गौर करना होगा कि आप पूरे दिन में क्या कहते हैं। आप ध्यान देंगे कि आपके अंदर एक आवाज आती है जिसे आप अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। अगर देखा जाए तो हम ज्यादातर खुद को कम आकर ही कुछ कहते हैं या आलोचनात्मक बात कहते हैं, जैसे मुझसे ये नहीं हो पाएगा या मैं ये नहीं कर सकती या मैं जो भी करता हूँ वो गड़बड़ हो जाता है, वगैरह वगैरह। इनका आपके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है और आप सच में कोई काम नहीं कर पाते या करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। अब आपसे एक सवाल है, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर होता है तो समझ लीजिए इसका उल्टा भी होगा। मतलब आप खुद से बार बार कहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ, मैं सक्सेस पा सकता हूँ। यहाँ गौर करने वाली बात है, जो भी आप खुद से कहते हैं उसे आपका मन बहुत ही ध्यान से सुनता है और वैसा ही आपको करने के लिए प्रेरित भी करता है। तो अगर आप खुद की आलोचना करते हैं या खुद को कम आंकते हैं तो ये सब छोड़कर पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें। आप सोचें, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप एक सफल इंसान हैं। फिर आप देखें, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे। जब पॉजिटिव सोचेंगे तो आप पॉजिटिव करने भी लगेंगे। जेफ लिखते हैं कि आप पॉजिटिव बनने और मन माफिक परिणाम पाने के लिए अपनी दिनचर्या में 2 नियम अपना सकते हैं। आप रोज करीब 30 मिनट कुछ प्रेरक साहित्य पढ़ने के लिए निकालें। ये साहित्य आप अपनी पसंद से चुन सकते हैं। रात में भी पढ़ने की आदत डाल सकते हैं। आप आध्यात्मिक साहित्य भी पढ़ सकते हैं। आप इसका चयन भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। आजकल तो बहुत ही आसानी से आपको बहुत सी मोटिवेशनल चीजें पढ़ने को मिल जाएंगी। आप लोगों की प्रेरणादायक जीवनियां और आत्मकथाएं भी पढ़ सकते हैं। दूसरा नियम, आप मोटिवेशनल स्पीचेस सुनना शुरू कर सकते हैं। ये भी आजकल आपको आसानी से सुनने के लिए मिल जाएंगी। इसे आप सफर करते वक्त या एक्सरसाइज करते वक्त भी सुन सकते हैं। आप एक चीज को कई बार सुने, इससे ये होगा कि एक ही विचार कई बार आपके मन मस्तिष्क में बैठता जाएगा। आप उस पर अमल करना शुरू कर सकते हैं और इसमें भी आप स्वतंत्र हैं। आपको जो विचार अच्छे लगते हैं या जिनके अच्छे लगते हैं उनको सुने। हालांकि जैब आगे ये भी क्लियर करते हुए लिखते हैं कि आप अपने एक्शन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के विचारों का अनुसरण करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे प्रेरक विचारों को सुनते हैं तो इसका आपके जीवन पर सकारात्मक असर पड़ेगा। आप इसे खुद महसूस कर सकते हैं। जेफ अपने साथ हुए अनुभव का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उन्हें इससे बहुत फायदा हुआ। वो जब अपने जीवन में उब चुके थे, उन्होंने स्वाध्याय शुरू किया तो उन्होंने प्रतिदिन कुछ प्रेरक चीजों को पढ़ना और सुनना शुरू किया और आज वो इसी के दम पर यहाँ तक पहुंचे हैं। वो आज एक जाने माने चेहरे हैं। वो बड़े ही आत्मविश्वास से कहते हैं कि इन चीजों का असर आपके विचारों पर जरूर पड़ेगा। तो इस चैप्टर में हमने सीखा कि हमें अपने विचारों को अच्छी पढ़नी है और सुनने वाली सामग्रियों का पोषण देना चाहिए, क्योंकि जब आपकी सोच बदलेगी तो आपको उसी के अनुसार रिजल्ट भी मिलेगा। मतलब आप डेली कुछ प्रेरक चीजें पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपके जीवन पर बहुत ही अविश्वसनीय प्रभाव पड़ेगा। तो इस चैप्टर को ऑरिसन के एक प्रसंग के साथ यही विराम देते हैं। वो कहते हैं कि आप दिल में जो सोचते हैं वो सच में आपके साथ होने लगता है। दिमाग में फिल्में बनाना शुरू कर दीजिए। दिमाग में फिल्में बनाना शुरू कर दीजिए। पिछले चैप्टर में हमने अपने विचारों को अच्छे से पोषण देने के बारे में जाना, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी आगे की यात्रा को तय करते हैं।
इसी के साथ आते हैं अपने नए चैप्टर पर। इसमें हम जानेंगे कि जो सफलता आपको अचानक बिना कुछ किए मिल जाती है, उस पर हमें ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। और हम इस चैप्टर में ये भी जानेंगे कि हम अपनी सफलता के बारे में कल्पना कैसे करें, मतलब एकदम फिल्म की तरह। हमने ये तो जान लिया कि हम जैसा विचार करेंगे वैसा ही बनेंगे। फिर तो हमें अच्छा ही विचार करना चाहिए, मतलब सफलता प्राप्त करने की अच्छी कल्पना करें। आपने सुना होगा कि कोई रातों रात अमीर बन गया या उसकी जिंदगी अचानक बदल गई, लेकिन ऐसी सफलता को कायम रख पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसलिए चैप यहाँ क्लियर करते हुए लिखते हैं कि आप भी ऐसी कल्पना ना करें कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। आपने सुबह उठकर दरवाजा खोला और आपके घर के सामने पैसे से भरा बैग मिल गया। ऐसी कल्पनाएं सिर्फ कपूर कल्पित हो सकती हैं, हकीकत नहीं। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि आप एक दिन में ही अपनी मंजिल को पा लेंगे। सफलता हासिल करने के लिए आपको लगातार कोशिश करनी पड़ेगी और आपको बहुत सारी धैर्य की जरूरत होगी। जैफ आगे लिखते हैं कि पॉजिटिव सोच का मतलब ये नहीं कि आपकी सफलता के रास्ते में सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। रास्ते में बहुत सी बाधाएं आएगी, लेकिन अगर आपको अपने विचारों पर यकीन है, खुद पर और अपने एक्शन पर यकीन है, तो आप हर बाधा को लांघते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जब आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो, तो नेगेटिव विचार को अपने आसपास बिल्कुल मत भटकने दें। ये बात हम सबको मालूम है कि हम में से कोई नेगेटिव परिणाम नहीं चाहता, लेकिन नेगेटिव थॉट ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में आने की कोशिश करते हैं। तो आपको पॉजिटिव विचारों को इतना सोचना है कि प्रतिदिन उनकी संख्या नेगेटिव विचारों से बहुत ज्यादा हो। फिर आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आ रहे हैं। एलेक्स मॉरिसन कहते हैं कि आप जो भी करना चाहते हैं उसके एक साफ प्रतिबिंब आपके दिमाग में पहले बननी चाहिए। मतलब आपको जो करना है उसे विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। अब आइए हम इसे विजुलाइज कैसे करें, मतलब हम जो भी हासिल करना चाहें उसका एक साफ प्रतिबिंब अपने मानसिक पटल पर कैसे बनाएं। इसे समझना बिल्कुल आसान है। जिस तरह हम अपने संबंधों के बारे में, सैलरी के पैसों के बारे में, बचत की हुए पैसों के उपयोग के बारे में मन में एक दृश्य बना लेते हैं, ठीक वैसे ही हमें अपने काम से मिलने वाले परिणाम के बारे में भी प्रतिबिंब बना लेना चाहिए। फेमस सिंगर सिलीन डियोन से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी कल्पना की थी कि एक दिन उनके लाखों रिकॉर्ड बिकेंगे, हजारों लोगों के सामने वो परफॉर्म करेंगी, दुनिया में इतना नाम कमाएंगी, इस सवाल ने उन्हें जरा भी हैरान नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपनी 5 साल की उम्र में ही इन बातों का एक प्रतिबिंब अपने मानसिक पटल पर बना लिया था। बचपन के उन प्रतिबिंबों से उनका एक रिश्ता सा जुड़ गया था। वो हमेशा इसके बारे में कल्पना करती रहती थी और देखिए एक दिन उन्होंने अपनी मंजिल को हासिल कर लिया। ये मत सोचिए कि उन्होंने सिर्फ कल्पना की, उन्होंने अपने इस विचार को दृढ़ किया, इस पर काम किया, अथक प्रयास किया, फिर उन्हें ये सफलता मिली। ऐसे ही खिलाड़ी, स्कीटर, नामचीन हस्तियां भी अपनी सफलता को पाने से पहले इस सफलता का प्रतिबिंब अपने मस्तिष्क में बना चुके होते हैं। जेफ आगे उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि आप अपनी प्राइमरी स्कूल की किसी घटना जेफ आगे उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि आप अपने प्राइमरी स्कूल की किसी एक घटना को ही ले लीजिए। इसमें आपके किसी टीचर द्वारा आलोचना की गई हो। आपने उस वक्त खुद को काफी अपमानित महसूस किया होगा। ऐसी घटनाएं इतनी कठोर होती हैं कि ये आपके दिमाग में गहराई तक उतर जाती हैं। फिर अगर उसके बाद आपके स्कूल में आपसे कोई सवाल पूछा गया होगा तो आपको आता होगा, फिर भी आपने बताया नहीं होगा, क्योंकि आपको उस आलोचना की याद आ गई हो। आपको लगा होगा कि कहीं फिर से गड़बड़ी ना हो जाए और आपको भरी क्लास के बीच अपमानित होना पड़ सकता है। वो घटना आपके मन में एक फिल्म की तरह बच जाती है। आप उसे क्लियरली विजुलाइज कर सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने मन में पड़े फिल्म आर्काइव को बदलने की कोशिश ही नहीं करते। हम जब भी किसी ख्याल या घटना की याद करते हैं तो हमारा दिमाग पहले से ही पड़ी फिल्म को प्ले कर देता है और हम उससे जुड़ी किसी भी घटना की तुलना उसी से करने लगते हैं। हालांकि हमारी सभी मानसिक फिल्में हमारे बचपन से नहीं होती। हम अपने रिश्तों, प्रोफेशन, जीवन में घट रही कई घटनाओं की फिल्में बनाते रहते हैं। ये तो ठीक से नहीं पता कि इन फिल्मों का सोर्स क्या है।
लेकिन ये जरूर पता है कि आप इन फिल्मों की गिरफ्त में होते हैं, और जब आपके जीवन में उससे जुड़ी कोई घटना होती है, आपका दिमाग उस फिल्म को चला देता है। जेफ आगे लिखते हैं कि आप उन फिल्मों को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे अपनी मनपसंद फ्लेवर आइसक्रीम की कल्पना कीजिए। आप जरूर कर सकते हैं। आप एक हाथी की कल्पना कीजिए। आपका दिमाग उस हाथी की फिल्म चला देगा जो आपने कभी देखी होगी, और उसकी फिल्म आपके दिमाग के आर्काइव में ही पड़ी होती है। फिर आप उस हाथी को गुलाबी रंग में बदल कर देखिए, आपके दिमाग में ये फिल्म भी चलने लगेगी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जेफ आपको क्या समझाना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर आप चाहते हैं तो किसी चीज की भी फिल्म अपने दिमाग में बना लेते हैं। उसी तरह आप अपने दिमाग में पड़ी उसी तरह आप अपने दिमाग में पड़ी पहले की फिल्मों को बदल सकते हैं। जैसे आप बचपन में शिक्षक की आलोचना के परिणाम को बदल सकते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि उस समय आप एक छोटे बच्चे थे। आपके टीचर ने किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि एक बच्चे को किसी व्यवहार के लिए उसकी आलोचना की थी। अब उसे भूल जाइए। ऐसी ही बहुत सी फिल्मों को आप अपने दिमाग के आर्काइव से निकाल सकते हैं। शायद अब इस चैप्टर में बताई गई बातों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अपने मन की अपार ऊर्जा का उपयोग कर महान सफलता हासिल करने की कल्पना शुरू कर दें। प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प की ताकत। फिलहाल जेफ एटीट्यूड इज एवरीथिंग इन कॉर्पोरेशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं। उन्होंने इस किताब में अपने अनुभवों के माध्यम से अपने पाठकों को एटीट्यूड के बारे में बताया है। उनका कहना है कि आपकी जिंदगी की कहानी एटीट्यूड से ही शुरू होती है और एटीट्यूड पर ही खत्म होती है। सारा खेल एटीट्यूड यानी आपके रवैये या दृष्टिकोण का है। जिस तरह उन्होंने अपने नजरिए को बदला और अपने मकसद को हासिल किया, उसी तरह आप भी अपने मकसद को पा सकते हैं। और जेफ का इस किताब को लिखने का भी यही मकसद है। तो आइए इसके अगले हिस्से पर चर्चा करें। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता की। जेफ बताते हैं कि उन्हें पहले प्रतिबद्धता और परसिस्टेंस यानी दृढ़ता का अर्थ पता था कि जोरदार मेहनत करना और तब तक प्रयास करना जब तक आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते। लेकिन जब उन्होंने माइक की किताब द अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ गेटिंग एब्सोल्युटली एवरीथिंग यू वांट पढ़ी, तो उनका नजरिया ही बदल गया। इस किताब का मुख्य उद्देश्य ही है कमिटमेंट या प्रतिबद्धता। माइक के अनुसार किसी उद्देश्य को पाने का मूल मंत्र है किसी भी कीमत पर प्राप्त करने की इच्छा। मतलब आप अगर किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं तो आपको उसे हर हाल में पाने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। यहाँ हर हाल या किसी भी कीमत का मतलब यह नहीं कि आप कोई अवैध काम करने लगे या फिर अनैतिक नियमों को अपना लें या दूसरों को हानि पहुंचाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फिर इच्छा का सही मतलब क्या है। वास्तव में ये एक मानसिक रुझान है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए 7 कदम चलना जरूरी है, तो मैं 7 कदम चलूंगा। मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए 70 कदम चलना जरूरी है, तो मैं 70 कदम चलूंगा। मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए 170 कदम चलना जरूरी है, तो मैं 170 कदम चलूंगा। मतलब आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में चाहे जितने कदम चलने पड़े, आपको हर हाल में उतने कदम चलना ही है, और इसके लिए आपको प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। अब आप ये भी समझ लें कि बिना दृढ़ता की प्रतिबद्धता से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये मान लीजिए प्रतिबद्धता और दृढ़ता दोनों बचपन की सहेलियां हैं। ये दोनों साथ साथ ही चलती हैं। जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले खुद से कमिटमेंट करते हैं, यानी प्रतिबद्ध होते हैं। फिर आप इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए दृढ़ता उस पर लगाते हैं। अगर आप खुद को किसी लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध कर लेते हैं तो आपका साथ परिस्थितियां भी देने लगती हैं। आपकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं उन्हें आप अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जैसे अगर आपको एक अच्छे लेखक के रूप में खुद को स्थापित करना है और आपको किसी भी कीमत पर बनना ही है वाले फॉर्मूले को अपनाते हैं, फिर आपका लेखक बनना तय हो जाएगा। आप कोई लिटरेसी एजेंट से टकरा जाएंगे या आपकी नजर किसी ऐसे टीवी शो पर अटक जाएगी जो आपको इसके बारे में अच्छे सुझाव दे। जेफ फिर से एक बार यहाँ बताते हैं, ये कोई रातों रात होने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा और इससे जुड़ी अपॉर्चुनिटी को पकड़ना होगा। इसके संदर्भ में वो WH का एक वक्तव्य लिखते हैं, जब तक कोई इंसान किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध नहीं होता, उसके अंदर झिझक, छोड़कर पीछे हटने और जल्दी ही मन बदलने की संभावना बनी रहती है। किसी भी नई सोच के पीछे
एक शाश्वत सत्य काम करता है, जिसे इग्नोर करने से आप अपने अनगिनत विचार और शानदार योजनाओं को बर्बाद कर देते हैं। जिस पर कोई इंसान प्रतिबद्ध हो जाता है, ईश्वर भी उसका साथ देना शुरू कर देता है। फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरी कायनात आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए रास्ता बनाती चली जा रही है। जेफ आगे लिखते हैं कि आपको प्रतिबद्ध बनाने के लिए प्री प्लानिंग की ज्यादा जरूरत नहीं होती। आप अपना लक्ष्य बनाएं और प्रतिबद्धता के साथ जुट जाएं। आपको समझ और दिशा मिलती चली जाएगी। फिर जेफ अपने बारे में बताते हुए लिखते हैं, जब वो पॉजिटिव एटीट्यूड और सफलता के दूसरे सिद्धांतों के बारे में काफी सीख चुके थे, तो वो अपना अनुभव लोगों के साथ साझा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन अनुभवों को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। फिर उन्होंने सबसे पहले अपना आर्टिकल एक लोकल न्यूज़लेटर को सेंड किया, जिसको उन्होंने प्रशिक्षण और मानव संसाधन के कार्य में शामिल लोगों के बारे में लिखा था। फिर वो 1990 की गर्मियों में प्रकाशित हुआ था। 1 महीने बाद उन्हें स्टुअर्ट कोवेन का फोन आया, जो एक फ्रीलांस राइटर थे। वे सूचना पत्र निकालने वाले अलग अलग बिजनेस से जुड़े हुए थे। स्टुअर्ट ने उनसे कहा कि उन्होंने उनका वो आर्टिकल पढ़ा और वो उन्हें बहुत पसंद आया। फिर स्टुअर्ट जेफ से पूछते हैं कि क्या आप किसी सूचना पत्र के लिए आर्टिकल लिखना पसंद करेंगे? मैं अपना एक खुद का सूचना पत्र निकालने के बारे में सोच रहा हूँ। फिर जेफ की स्टुअर्ट से मीटिंग होती है। दोनों की मीटिंग सक्सेस रही। करीब 1 महीने बाद एटीट्यूड इज एवरीथिंग नाम से सूचना पत्र का फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ। फिर करीब 30 साल तक उस सूचना पत्र का प्रकाशन चलता रहा। उससे मिलने वाली जानकारियों से लाखों लोग प्रभावित हुए। उससे उन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाए। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सब कैसे हुआ? प्रतिबद्धता का ही फल है। वो भी जानकारियों को दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रतिबद्ध थे। इस कड़ी में उनकी मुलाकात एक बिल्कुल अनजान इंसान स्टुअर्ट से होती है और सब कुछ होता चला जाता है। तो आप भी अपना कोई लक्ष्य बनाएं, फिर उसको हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ पूरी प्रतिबद्धता से जुट जाइए। सब कुछ होता चला जाएगा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि प्रयास का संपूर्ण प्रतिफल तभी प्राप्त होता है जब कोई इंसान हार को मानने से मना कर देता है। तो आप भी हार मानने से इनकार करते हुए आगे बढ़ते रहें। दुखड़ा रोना छोड़े, अवसर आपकी बगल में खड़ा है। पिछले चैप्टर में हमने प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प के बारे में जाना, जिसमें हमने सीखा कि अगर हम किसी चीज को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर लगते हैं, तो उसे पाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अब आइए बात करते हैं समस्याओं की। क्या है कि जब आप प्रतिबद्ध होकर दृढ़ संकल्प के साथ किसी काम को पूरा करने में लगते हैं, तो सब कुछ इतना आसान नहीं होता। इसमें आपको बहुत सी समस्याएं आती हैं। बहुत से लोग तो इससे इतना परेशान हो जाते हैं कि अपना दुखड़ा रोने लगते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आप सफल नहीं होते? क्या आपको लगता है कि सबसे ज्यादा बुरा आपके साथ ही हो रहा है? या आपको लगता है कि सबसे ज्यादा बुरा आपके साथ ही होता है? या आप ये कहते फिरते रहते हैं कि मेरे साथ बुरा ही क्यों होता है, और इसकी एवज में लोगों से सिंपैथी बटोरते रहते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी आदत को जल्द से जल्द छोड़ दीजिए। ये आदत आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को नेगेटिव में बदल देगी। जेफ इस किताब में लिखते हैं कि अगर आप प्रतिबद्धता के साथ किसी काम को करते हैं और आपके अंदर धैर्य है, तो आप समस्याओं को अवसर में बदल सकते हैं। क्योंकि हर समस्या के दो पहलू होते हैं। एक तो हम सबको आसानी से दिख जाता है, समस्या मतलब परेशानी। दूसरा पहलू है अवसर। कुछ समस्याएं आपके जीवन में इसलिए आती हैं जिससे आपको आपकी कमजोरी का पता चल जाए और मौका रहते आप उसे सुधार लें। इसलिए आप अपने जीवन की परिस्थितियों में सुधार कर सकते हैं। इस समस्या से आपको फायदा होता है कि आप अपनी कमजोरी को समझ सकें और उसे खत्म कर सकें। इससे आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव होता है। ऐसे अक्सर आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मुझे इस मजबूरी ने बहुत बड़ा सबक दिया। परेशान तो हुआ लेकिन बात समझ आ गई। कभी कभी कुछ लोगों की नौकरी चली जाती है। स्वाभाविक है, किसी की नौकरी का जाना मतलब बनी हुई स्थिति का बिगड़ जाना। उनके सामने कई परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। कुछ इन परेशानियों का रोना रोते हैं, तो कुछ नया बिजनेस शुरू कर लेते हैं और वे उसमें सफल हो जाते हैं। बाद में उन्हें एहसास होता है कि इसमें तो वे अपनी नौकरी से ज्यादा कमा रहे हैं।
बस आपको परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना आना चाहिए। ये तभी होगा जब आप अपने एटीट्यूड की खिड़की को समय समय पर चमकाते रहेंगे। इसी को कहते हैं कि एक समस्या से शुरू हुई कहानी का अंत अवसर से हुआ। जेफ न्यूयॉर्क टाइम्स की एक लेख का जिक्र करते हुए लिखते हैं, इसका शीर्षक था, क्या ब्रेन ट्यूमर किसी के लिए भी लाभदायक हो सकता है? ये एक 40 वर्षीय युवती शैरोन की कहानी थी। इसकी बाईं आंख के पीछे एक ट्यूमर हो गया था। उसे 6 घंटे के सफल ऑपरेशन के बाद निकाला गया। इससे उसके अंदर ट्यूमर से होने वाले कैंसर का खतरा टल गया। शैरोन खुद बताती हैं कि ये एक अप्रिय घटना होने के बाद भी मेरे लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई। जब मैं बीमार हुई तो मुझे एहसास हुआ कि हमें चलने वाले बहुत हैं। कई लोग मेरे हस्बैंड और बच्चों के लिए खाना बनाकर पहुंचा देते थे, घर की सफाई करने आ जाते थे। कई उससे आर्थिक मदद भी मिली। इस परिस्थिति में शैरन को जो सबसे बड़ी बात सीखने को मिली वो ये थी कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। उनको ये पता चला कि जीवन कभी भी खत्म हो सकता है, इस पर गुमान नहीं करना चाहिए। वो पहले से ज्यादा पॉजिटिव महसूस करने लगी, अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ और प्रतिबद्ध हो गई। इतना ही नहीं, उनके रिश्तों में मिठास बढ़ गई। उनके भाई बहनों पे और भी नजदीकियां आ गई। उनको एक दूसरे का महत्व समझ में आ गया। जेफ का ये एक बहुत फेमस कोट है, समस्या हमारी छुपी हुई क्षमता को उजागर करती है। मतलब जब समस्या का प्रश्न अंदर जाता है तो आपको अपनी असली ताकत का पता चलता है। नहीं तो आप एक रूटीन जिंदगी जीते चले जा रहे होते हैं। आप लोग भी अपनी जिंदगी के बताए गए हिस्सों पर गौर करें। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जिससे नेगेटिव दिखने वाली समस्याओं ने आपको पॉजिटिव सबक दिया हो सकता है कि आपको किसी जॉब से निकाल दिया गया हो और बाद में आपको उससे अच्छी जॉब मिल गई हो, या फिर किसी बीमारी के कारण आपको अपने खान पान में बदलाव लाने और रेगुलर एक्सरसाइज करने का सबक मिला हो, जिससे आज आप एक तंदुरुस्त जीवन जी रहे हो। अपनी जिंदगी में आई सारी परेशानियों पर फिर से गौर करें, उनसे मिले अनुभवों और सीख की पहचान करें। अगर आप गौर से देखेंगे और महसूस करेंगे तो आपको उनमें बहुत ही सकारात्मक सबक दिखाई देंगे, जो अपनी आगे की जिंदगी को बेहतर बनाने में खुद की मदद करेंगे। और आप ऐसा कर सकते हैं। अपने दिमाग को अच्छे शब्दों की खुराक दें। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि अगर गौर से हम अपनी जिंदगी की समस्याओं को देखें तो उनमें अवसर दिखेंगे, जिससे हम अपनी आगे की जिंदगी को और अच्छे से जी सकते हैं, अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हम जिन शब्दों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। टॉम हॉपकिंस कहते हैं कि हम जिन शब्दों को बार बार दोहराते हैं वो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाते हैं। क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि आप डेली जो शब्द प्रयोग करते हैं किस तरह के होते हैं, या फिर आप उनको अपने मुंह से बाहर निकालते वक्त कितनी सावधानी बरतते हैं? आपको लगता होगा शब्द निकल जाते हैं, इसमें गौर करने वाली बात कौन सी है? शब्दों का चयन करना और फिर उन्हें बोलना बहुत बड़ी बात होती है। आपके मुख से निकले शब्द किसी का भविष्य बर्बाद कर सकते हैं, किसी के लिए अवसर का सृजन कर सकते हैं, या आप जो जीवन जी रहे हैं उसे सरल और उपयोगी बना सकते हैं। आपके शब्द आपको दृढ़ प्रतिज्ञ बनाने में मदद करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और आपकी हकीकत को गढ़ते हैं। अब शायद आपको शब्दों का महत्व समझ आ गया होगा। अब आइए इसे एक छोटे से शब्द चित्रण से समझते हैं। सोच, उसके आगे शब्द, शब्द के आगे विश्वास, विश्वास के आगे एक्शन, और फिर उससे मिलता है परिणाम। अब आइए जान लेते हैं ये विचारधारा हमारे ऊपर किस तरह से काम करती है। मान लें कि राज की सोच है कि वो सेल्स में अच्छा काम नहीं कर सकता। यहाँ ध्यान दीजिए, सोच पर। आप किसी चीज को करने से पहले उसके बारे में एक सोच बनाते हैं, और हमारे शब्द चित्र में भी सोच सबसे पहले है। तो ये सोच राज के दिमाग में एक बार नहीं आएगी, उसके दिमाग में बार बार आएगी और फिर वो इससे जुड़े शब्दों का प्रयोग करने लगेगा। ध्यान दीजिए, सोच के बाद शब्द भी आ गया। अब राज ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा जो उसकी सोच का समर्थन करते हैं। जैसे, मैं सेल्स में अच्छा नहीं कर सकता, मैं सेल्स के लिए बना ही नहीं हूं, या मुझे ये कॉल करना
और फिर कस्टमर से मिलना पसंद ही नहीं है। ऐसे शब्दों का प्रयोग राज अपने दोस्तों या जान पहचान वालों से बार बार करता रहेगा और फिर धीरे धीरे उसके मन में एक विश्वास पैदा होगा कि वो सच में सेल्स में अच्छा नहीं कर सकता। देखिए, राज ने सबसे पहले एक सोच बनाई, फिर शब्दों का प्रयोग किया, अब उसे विश्वास भी हो गया। अब बारी आती है एक्शन की। जैसा आपका विश्वास होगा वैसे ही आप एक्शन लेंगे। मतलब एकदम काम चलाओ। होगा तो होगा, नहीं तो मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं सेल्स में अच्छा नहीं कर सकता। फिर आपको परिणाम भी ऐसे ही मिलते हैं, नेगेटिव। आप एक चीज को हमेशा याद रखिए, आप जीवन में जो भी करते हैं या हासिल करते हैं उसकी जड़ें आपके विश्वास की मिट्टी की पकड़ में होती हैं। अगर राज ये विश्वास बना लेता कि वो सेल्स में सफल नहीं होगा तो उसे सच में सक्सेस नहीं मिलेगी, उससे वो पैसा भी नहीं कमा पाएगा। उसका एक्शन उसके विश्वास के हिसाब से काम करेगा, फिर परिणाम भी अच्छे नहीं आएंगे। इतना ही नहीं, राज के ऊपर इसके और भी बुरे परिणाम होंगे। उसकी सोच नेगेटिव होगी, उसके शब्द और भी नेगेटिव होते चले जाएंगे, वो जो एक्शन लेगा वो भी नेगेटिव होगा, उसका विश्वास नेगेटिव होता चला जाएगा और फिर उसे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव परिणाम ही प्राप्त होंगे। इसके विपरीत अगर राज पॉजिटिव सोच डेवलप करता है तो उसके शब्द पॉजिटिव होंगे, उसका विश्वास सशक्त होगा। इसके विपरीत अगर राज पॉजिटिव सोच डेवलप करता तो उसके शब्द पॉजिटिव होते, उसका विश्वास सशक्त होता और उसके इरादे मजबूत होते, जिससे वो एक सही एक्शन लेता और फिर राज को परिणाम भी पॉजिटिव ही मिलता। इसलिए हमें अपने शब्दों को कम नहीं आंकना चाहिए। हमें हमेशा अपने दिमाग को अच्छे और पॉजिटिव शब्दों की खुराक देनी चाहिए। जो अपने दिमाग में नेगेटिव शब्द भरते हैं उनके हिस्से में सिर्फ नेगेटिव एटीट्यूड ही आता है। ये कॉज एंड इफेक्ट का मसला है। मतलब जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनते चले जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप नेगेटिव सोचें और आपके विश्वास पॉजिटिव होंगे तो ये असंभव है, फिर आप उसी तरह का एक्शन भी लेंगे। अगर आपका रवैया राज की तरह है तो आप अच्छे परिणाम की कल्पना करना छोड़ दें। अब आइए जरा सा कैंट कलर्स नाम के एक साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं। कलर्स नासा की खोज अभियान को लीड कर रहे थे। उस प्रोजेक्ट का नाम था एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। कलर्स को भौतिकी विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल थी। वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित कर रहे थे जो ब्रह्मांड में ऐसे रेडियो सिग्नल की खोज करता है जो अन्य ग्रहों पर जीवन होने के संकेत दे सके। आपके दिमाग में स्टार ट्रैक की कई सीन आने लगे होंगे, है ना? कोई बात नहीं, ये हमारे दिमाग में पड़ी फिल्म का एक हिस्सा है। लेकिन ये खोज एक छोटे पैमाने पर की जा रही थी जो पूरी तरह से तकनीकी एवं वैज्ञानिक खोज थी। तो इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाले कलर्स एक छोटी सी शारीरिक समस्या से भी जूझ रहे थे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कलर्स को शायद घुटनों में दर्द या माइग्रेन की शिकायत रही होगी। जी नहीं, कलर्स नेत्रहीन थे। वो इसके लिए एक छोटी सी समस्या जैसे शब्द का प्रयोग कर खुद को विश्वास दिलाना चाहते थे कि ये वाकई उनके लिए एक छोटी सी समस्या है जिससे वो अपने आप को उस बड़े मिशन के लिए तैयार कर सके। ऐसे ही आप भी इसे बड़ी बात मानते हैं, उसे एक साधारण सी समस्या मानकर आगे बढ़े। आपको जब खुद पर विश्वास होगा आप वैसा ही एक्शन लेंगे और फिर आपको वैसे ही परिणाम भी मिलेंगे। आशा है कि आप शब्दों के महत्व को अच्छे से समझ गए होंगे। मुझे ये भी आशा है कि आप भविष्य में अपने दिमाग को अच्छे शब्दों का पोषण देंगे जिससे आपका विश्वास मजबूत होगा। आप अपने जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करेंगे। एक पॉजिटिव एटीट्यूड की ताकत से आप मनचाहे काम को अंजाम दे सकते हैं। तो कैसे हैं आप? जेफ स्केलर अपने आप में एक मिसाल है। वो एक पूरी तौर से बाहर आए, खुद तो सफल हुए ही, हजारों को सफलता हासिल करने का मंत्र भी दे चुके हैं और अब भी वो बहुत लोगों को प्रोत्साहित करने में लगे हुए हैं। इसमें उनका साथ ही रहा है उनका पॉजिटिव एटीट्यूड। ये किताब मुख्य रूप से इंसान के एटीट्यूड के बारे में है, क्योंकि आप जो भी करते हैं उसकी दिशा आपका एटीट्यूड ही तय करता है। अभी तक हमने इस किताब के बहुत से हिस्सों के बारे में जाना और समझा, जैसा कि हमने अपने पिछले चैप्टर में
शब्दों के महत्व के बारे में जाना, क्योंकि जैसे शब्द तुम अपने दिमाग में भेजते हैं उन्हीं पर वो विश्वास करना शुरू कर देता है, और वैसे ही हम एक्शन लेते हैं और परिणाम पाते हैं। इसलिए अगर आप मैं ये नहीं कर सकता या कर सकती, या मैं इस काम में अच्छा नहीं या उस काम में अच्छा नहीं, या ये मेरे लिए असंभव काम है, जैसे शब्दों का पोषण अपने दिमाग को देते हैं, तो ऐसा करना छोड़ दें। अपने दिमाग को आज से ही पॉजिटिव शब्दों की खुराक देना शुरू करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से आपका दिमाग आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। इसी के साथ आते हैं अपने नए चैप्टर पर। तो कैसे हैं आप? जी हाँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में हम इसी पर चर्चा करेंगे। जैस इसके बारे में लिखते हैं कि अक्सर हम एक दूसरे से बातचीत शुरू करने से पहले इसका प्रयोग करते हैं। हम इसे लाइटली लेते हैं या एक सामान्य सी प्रतिक्रिया के साथ इसका उत्तर देते हैं, लेकिन हमें इसे खुद से करीब 10 बार पूछना चाहिए कि कैसे हैं आप, और 10 बार इसका उत्तर देना चाहिए। हो सके तो आप इसकी संख्या बढ़ाकर 50 भी कर सकते हैं। इस सामान्य सी दिखने वाली प्रतिक्रिया का हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इस छोटी सी प्रतिक्रिया से आपका एटीट्यूड झलकता है। ये प्रतिक्रिया आपके एटीट्यूड को बना और बिगाड़ सकती है। इसलिए इसका उत्तर देते समय आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर देने में लोग 3 तरह के भावों को दर्शाते हैं: पॉजिटिव, कॉमन और नेगेटिव। अब आइए सबसे पहले जान लेते हैं नेगेटिव प्रतिक्रिया के बारे में, क्योंकि ज्यादातर लोग आपको इसी तरह के मिल सकते हैं या मिलते होंगे। ऐसे लोगों से जब आप पूछते हैं कि कैसे हैं आप, तो इनके जवाब इस तरह के होते हैं: ठीक नहीं चल रहा, हालत खराब है, आज का दिन सबसे खराब रहा, जिंदगी से थक गया हूं, यार इस संडे कब आएगा। इसका मतलब ये जिस काम को कर रहे हैं उससे खुश नहीं है, या फिर फ्राइडे और सैटरडे आते आते ही अपने काम से बोर हो जाते हैं। और जब आप इसका जवाब किसी से पाते हैं कि यार पूछो ही मत, तो आप समझ लीजिए कि आपको और भी सुनना पड़ेगा। वो इंसान आप जैसे दुर्लभ मनुष्य की खोज कर रहा था। वो अपने दुख का पिटारा लिए आपका ही इंतजार कर रहा था। फिर वो आपसे अपने ऐसे ऐसे दुखों के बारे में बताएगा जिसे कोई भी आसानी से खत्म कर सकता है। फाइनली आपको खुद पर दुख जताना पड़ेगा कि मैं किस मुसीबत में फंस गया, काश मैं इससे पूछता ही नहीं कि कैसे हैं आप। आप भी अपने पर गौर करें, क्या आप भी ऐसे ही जवाब देते हैं, मतलब नेगेटिव, दुख भरे? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अपनी ये आदत बदलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि अगर आप चाहेंगे तो आप अपने इस रवैये को बदल सकते हैं। अब आइए कॉमन जवाब देने वालों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। याद रहे, ये इतने नेगेटिव नहीं होते, लेकिन ये उनसे कम भी नहीं होते। इनका जवाब होता है, अच्छा है यो, बस जिंदगी चल रही है, मेरी हालत इससे भी बेकार हो सकती थी, फंसा हूं, बस किसी तरह चला रहा हूं, बस पहले जैसा ही हो। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनके उत्तर में ऊर्जा की कमी होती है। ये ना तो बहुत अच्छा फील करते हैं और ना ही अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। जो लोग कॉमन या औसत दर्जे के शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके एटीट्यूड भी औसत दर्जे के ही होते हैं। उनके एटीट्यूड भी औसत दर्जे के ही होते हैं। उनमें कुछ नया तलाशने और करने का उत्साह नहीं पनपता। उनका मकसद बस किसी तरह जिंदगी जीते चले जाना है। अब आइए जान लेते हैं पॉजिटिव प्रतिक्रिया देने वाले लोगों का जवाब क्या होता है। अब आपको लग रहा होगा कि पॉजिटिव लोगों के जवाब लास्ट में क्यों, क्योंकि आखिर में आपको पॉजिटिव प्रतिक्रिया की आदत ही डालनी चाहिए। जवाब होते हैं, बहुत बढ़िया, मस्त, शानदार, ग्रेट, जबरदस्त, मस्त जिंदगी जी रहा हूं। तो इनके जवाब ऐसे होते हैं। इनके जवाब सुनकर आपको भी अच्छा लगता है। ऐसे लोगों के चेहरे और चाल में एक ऊर्जा दिखती है। इनसे लोग जुड़ना चाहते हैं। आपको भी अगर सफलता हासिल करना है तो ऐसे ग्रुप के लोगों के साथ तालमेल बिठाएं। ये आप में कभी भी उत्साह की कमी नहीं होने देंगे। यदि आप बार बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि मैं अच्छा हूं, तो ईश्वर भी आपके शब्दों को सही ठहराने का प्रयास करता है। आप एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा जनरेट करेंगे जो आपके आसपास की पॉजिटिव चीजों को आपकी तरफ आकर्षित करेगी। अब तो आप नेगेटिव, कॉमन और पॉजिटिव प्रतिक्रिया का अंतर समझ ही गए होंगे। क्या आप किसी ऐसे के साथ काम करना चाहेंगे
जो ये कहे जिंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा, बस जिंदगी चल रही है, बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। आप उसके साथ काम करना चाहेंगे जो कहता है जिंदगी मस्त चल रही है, मैं एक शानदार जिंदगी जी रहा हूं। तो फिर आपको भी जिंदगी को शानदार बनाना चाहिए। और जब आपसे कोई पूछे कि कैसे हैं आप, तो एक पॉजिटिव जवाब दें। किसी ने बहुत अच्छी लाइन कही है, मुस्कान आपकी रंग रूप को निखारने का सबसे बहुमूल्य उपाय है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन। आप सुन रहे हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग की बुक समरी। इसे लिखा है अमेरिका के प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और बेस्ट सेलिंग राइटर जेफ केलर ने। पिछले चैप्टर में हमने जाना, अगर आपसे कोई पूछता है कि कैसे हैं आप, तो उसका जवाब कैसे देना चाहिए। मतलब हमें पॉजिटिव जवाब देना चाहिए। इससे आपसे ज्यादा लोग जुड़ना चाहेंगे। आप अपने आसपास की सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आइए इस चैप्टर में कुछ नई चीजें सीखते हैं। हाँ, आगे बात करने से पहले उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जिनके दिमाग में पिछले चैप्टर को सुनकर ये सवाल आ रहा होगा कि जब अच्छा नहीं चल रहा तो झूठ कैसे बोलूं, मैं सत्यवादी हूं। अगर मैं थका हूं तो जोशीला कैसे बोलूं। बिल्कुल सही, लेकिन जरा आप ही बताइए, क्या आप उस आदमी के साथ दिन बिताना चाहेंगे जो आपसे ये कह दे कि वो थका हुआ है। बिल्कुल नहीं बिताना चाहेंगे। अगर आप भी ऐसे ही जवाब देते हैं तो सच में आपका दिन बुरा जाएगा, थका हुआ जाएगा। लेकिन इसी बीच आपकी कोई खरीदी हुई लॉटरी लग जाए तो आपकी थकान छूमंतर हो जाएगी। आप सोचने लगेंगे कि इन पैसों का क्या करें। 8 साल के लड़के की तरह आप में जोश आ जाएगा। एक्चुअली ज्यादातर मामलों में आप मानसिक रूप से ही थके होते हैं और धीरे धीरे इस थकान को आप अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं। अगर आप इस थकान को पॉजिटिव प्रतिक्रिया से सही करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि आपको सच में ऐसा ही महसूस करना चाहिए था। तो अच्छा और सच्चा महसूस करने के लिए झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। विलियम ऑथर वॉन्ड कहते हैं कि ऊर्जावान इरादे से एक सामान्य दिन भी शानदार बनाया जा सकता है। तो अब जब हम अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव प्रतिक्रिया से शुरू करने के बारे में जान गए, तो एक और जरूरी बात जान लेते हैं जो ज्यादातर लोगों की बहुत बड़ी समस्या है, शिकायत करना। बहुत से लोगों को शिकायत करना बहुत पसंद है। वो इसे अपनी आदत में इस कदर शुमार कर लेते हैं कि छोटी छोटी चीजों की भी शिकायत करने लगते हैं। फिर उन्हें हर चीज से शिकायत होने लगती है। मतलब फिर वो किसी एक चीज से खुश नहीं होते। क्या आप किसी ऐसे इंसान के साथ अपना दिन व्यतीत करना चाहेंगे जो बात बात में शिकायत करता हो? बिल्कुल नहीं। आप 2-4 दिन में उससे बोर हो जाएंगे। उसे देखते ही अपना रास्ता बदलने लगेंगे। तो आप फटाफट इस शिकायत करने वाली आदत को छोड़ दें। जेफ यहाँ थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं कि आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। कभी कभी आपका कोई दोस्त अपने जीवन के कटु अनुभव के बारे में आपसे बात करेगा, वर्तमान में अपनी हालत को आपसे शेयर करना चाहेगा। तो आप उसे शिकायत समझकर इग्नोर ना करें। एक्चुअली वो आपको अपना समझकर अपनी हालत बताना चाहता है। हो सकता है कि वो आपसे अपनी मजबूरी बताकर इससे निपटने का सुझाव लेना चाहता हो। जेफ ऐसे प्रसंगों की तारीफ करते हैं। हम इंसान हैं, अपने संबंध एक दूसरे से इसीलिए बनाते हैं जिससे हम एक दूसरे की मदद कर सकें, सुझाव दे सकें। तो आपको शिकायत करने वाले और अपनी समस्या का समाधान खोजने वाले लोगों के अंतर को समझना आना चाहिए। उम्मीद है कि अगर आपने हमारे अभी तक के सारे चैप्टर्स को अच्छे से सुना होगा तो आपको यह अंतर अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपको फिर भी अंतर समझना है तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक तो शिकायत करने वाले को शिकायत करने में ही बड़ा मजा आता है। वो जब अपनी समस्या के बारे में आपसे बात कर रहा होता है, तो जब आप वही समस्या उससे बताएंगे तो वो आपकी समस्या में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। शिकायत करने वाले को अपना दुख हमेशा सबके दुख से बड़ा लगता है। आप में भी अगर शिकायत करने की आदत है तो आपको इसे छोड़ना चाहिए, क्योंकि शिकायत की आदत आपके अनुमानों पर पानी फेर सकती है। हालांकि अगर आपके अंदर इसकी आदत पुरानी है तो जल्दी नहीं जाएगी। इसे धीरे धीरे करके छोड़ना होगा। जब आपको कोई ऐसा मिलता है जिससे आपको शिकायत करने का मन कर रहा हो, आप अपने अंदर ही सोचिए कि आज मुझे शिकायत नहीं करनी है। धीरे धीरे ये आदत आपके अंदर से निकल जाएगी। आप उन समस्याओं की शिकायत करने के बजाय उनका हल खोजने लगेंगे। इसीलिए शिकायत की वजह होने पर भी आपको शिकायत करने से बचना चाहिए।
इसके लिए आपको चीजों को सही पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। आप अपने उन रिश्तेदारों के बारे में सोचें जो ट्रैफिक सिग्नल रेड होने पर गाली बकने लगते हैं, टायर पंचर होने पर उसे बनवाने की सोचने के बजाय अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं, या आपका कोई रिश्तेदार सही से बैठने या खाने पर रिश्ता तोड़ देता है। हकीकत यह है कि वे चीजों को सही प्रोस्पेक्टिव यानी परिपेक्ष में लेने की शक्ति को खो चुके होते हैं। उनको हर चीज में कमी दिखती है, जो मिलता है उससे शिकायत करते फिरेंगे। हमें एडी रेकन बेकर से सबक सीखना चाहिए, जिन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन 21 दिन प्रशांत महासागर में सिर्फ एक लाइफ बोट के सहारे भटकते हुए बिताए थे। रेकन बेकर कहते हैं कि अगर आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन है और पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी है, तो आपको किसी चीज की शिकायत नहीं करनी चाहिए। अब आइए आखिरी में शिकायत करने से होने वाले नुकसानों के बारे में भी जान लेते हैं। जैस लिखते हैं कि शिकायतें आपके खिलाफ 3 तरह से काम करती हैं। पहला, कोई भी इंसान आपकी तबीयत और प्रॉब्लम के बारे में नकारात्मक खबर नहीं सुनना चाहता। दूसरा, बार बार शिकायत करने से आप अपनी समस्याओं और दुखों को पोषण देते हैं। तो आपको अब तो समझ जाना चाहिए कि फिर शिकायत करने से क्या फायदा है। तीसरा, शिकायत करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि आप उपायों के लिए सृजनात्मक शक्ति को भी खो देते हैं। जो बात अभी मैं बताने जा रहा हूं उसे गौर से सुने। माना यह जाता है कि 90% लोगों को आपकी समस्या से कोई लेना देना नहीं होता, और बचे 10% लोग आपको समस्याओं से घिरा हुआ देख अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि शिकायत से होने वाले नुकसान क्या है। तो आइए आपकी बातचीत से शिकायत को हटाकर उत्साहवर्धक बनाए, अपने आसपास के माहौल को ऊर्जावान बनाए। संगत का असर। जेफ अपने आप में एक मिसाल है। वो एक बहुत बुरी दौर से बाहर आए, खुद तो सफल हुए ही हजारों को अपने मकसद को हासिल करने के लिए प्रेरित भी कर चुके हैं, और अभी भी अपने इस कार्य में लगे हुए हैं। ये सब वो अपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड की बदौलत कर सके। ये किताब भी मुख्य रूप से इंसान के एटीट्यूड के बारे में है। पिछले चैप्टर में हमने शिकायत और शिकायत करने वाले लोगों के बारे में जाना। हमें ये सबक मिला कि शिकायत हमारे जीवन को किस तरह से और भी कॉम्प्लिकेटेड कर देती है, इसलिए हमें शिकायत करने से बचना चाहिए। अब जब हमने अपने आप को एक शिकायती इंसान बनने से बचा लिया, तो अब हमें संगत के बारे में भी विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारी संगत का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। द लिविंग बाइबल के प्रोवर्ब्स 37 का एक प्रसंग कोट करते हुए जेफ लिखते हैं कि आईना इंसान के चेहरे का प्रतिबिंब दिखाता है, लेकिन उसकी संगत से पता चलता है कि वो वास्तव में कैसा है। जी हाँ, आपकी संगत से आपकी असलियत का पता चलता है। माइक का जिक्र करते हुए जेफ लिखते हैं कि जब माइक हाई स्कूल में थे तो अपना ज्यादातर समय पड़ोस के लड़कों के साथ बिताते थे। उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था, जिंदगी का मतलब सिर्फ टाइम पास था। उनके पास जब किसी दिन टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं होता था, तो वे रोड पर आती जाती गाड़ियों को यूं ही देखते रहते थे। अगर माइक उनसे कभी कुछ करने के लिए कहते, तो वे उसे हतोत्साहित कर देते थे। माइक चुप हो जाता था। माइक के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो उनके साथ इसलिए रहता था ताकि उसे एक ग्रुप मिला रहे। जब माइक कॉलेज में गया तो वहां भी उसे नकारात्मक सोच वाले लड़के मिले, लेकिन पॉजिटिव सोच वाले विद्यार्थी भी थे। तो माइक ने उनका साथ करना उचित समझा। अब माइक के पास 2 ऑप्शन थे, अच्छी संगत और बुरी संगत के। तो उसने अच्छी संगत का साथ पकड़ा। आज माइक एक वीडियो प्रोडक्शन कंपनी के मालिक हैं। उन्होंने अपने जीवन में एक के बाद एक सफलता को अर्जित किया, क्योंकि माइक को अच्छी संगत का असर मालूम था। जब जेफ ने माइक से उसके पुराने साथियों के बारे में पूछा, तो माइक ने जवाब दिया कि वो अभी भी उसी तरह की जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने उसी नजरिए को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया। आज भी वो रोड साइड पर टाइम पास करते मिल जाएंगे। जेफ ने माइक का एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने इसलिए रखा, जिससे आपको अच्छी संगत और बुरी संगत का फर्क मालूम हो सके। कभी कभी आप बुरी संगत के दलदल में ना चाहते हुए भी फंस जाते हैं। फिर आप अपनी सोच को एक दायरे तक फिर आप अपनी सोच को एक दायरे में सीमित कर लेते हैं और एक उद्देश्यहीन जीवन जीते चले जाते हैं। फिर आप ये भी नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि
आप मुझे अपने दोस्तों के बारे में बताएं, मैं आपको आपके चरित्र के बारे में बताऊंगा। यही कारण है कि आपके माता पिता आपकी संगत पर बहुत ध्यान देते हैं। वे आपके दोस्तों के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में आपकी सबसे ज्यादा फिक्र आपके माता पिता ही करते हैं, और उन्हें संगत के प्रभाव के बारे में अच्छे से पता होता है। ये तय है कि भविष्य में जब भी आप माँ बाप बनेंगे, आपको भी अपने बच्चों की ऐसी ही फिक्र होगी। आप इनको समझाते फिरेंगे कि अच्छे लोगों को दोस्त बनाओ, बुरी संगत से बचो। समाज में दो तरह के लोग आपको ज्यादा संख्या में मिलेंगे। पहले, टॉक्सिक पीपल और नरिशिंग पीपल, अर्थात जहरीली मानसिकता वाले और पौष्टिक यानी प्रोत्साहित करने वाली मानसिकता वाले। आशा है कि आप इन दोनों तरह के लोगों के बारे में अच्छे से जानते होंगे। इनके अंतर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। तो अब ये आपको चुनना है कि आपको किसकी संगत करनी है। अगर आप जहरीली मानसिकता वाले लोगों की संगत करते हैं, तो वे आपको अपने दायरे से निकलने नहीं देंगे। अगर आप कुछ नया सोचेंगे या करना चाहेंगे, तो वे आपको अपने स्तर पर खींच लाएंगे। इसलिए कहते हैं कि बुरी संगत से बाहर आना थोड़ा मुश्किल काम होता है। अच्छी संगत में आप दिन प्रतिदिन उन्नति करेंगे। इसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आप टाइम टू टाइम अपनी दोस्ती का मूल्यांकन करते रहें, इसकी जांच परख करते रहें। भले ही आपकी दोस्ती कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, ये कोई आसान मुद्दा नहीं है। इससे आपका भविष्य जुड़ा होता है। एक बात हमेशा याद रखें, जो आपके समय में हस्तक्षेप करते हैं, आपकी सबसे कीमती चीज यानी दिमाग पर गहरा असर छोड़ते हैं। हालांकि कुछ लोगों को ये सुनने में बुरा लग रहा होगा कि जैफ उन्हें उनके नेगेटिव दोस्तों को उसकी हाल पर छोड़ने को कह रहे हैं। जैफ इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि वो इस निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र है कि इसका साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि नेगेटिव सोच वाला खुद को बदलना ही नहीं चाहता। वो तो बस एक ऐसे इंसान को खोजता रहता है जो उसकी बदकिस्मती की कहानी सुन सके। बाकी आप अपने फैसले लेने के लिए आजाद हैं। डर को डट कर मात दें। पिछले चैप्टर में हमने अच्छी संगत और बुरी संगत के बारे में जाना, और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में भी अच्छे से जान लिया। तो अगर आप भी ऐसी ही किसी बुरी संगत में पड़े हैं और निकलना चाहते हैं, तो आपको उन पर गुस्सा करने या लड़कर निकलने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको बहुत सारे व्यवहार कुशल रास्ते मिल जाएंगे। आप उस गलत संगत से बाहर भी आ जाएंगे, और आपकी कोई बात भी नहीं बिगड़ेगी। तो आइए अपने इस चैप्टर में किताब के अगले हिस्से पर चर्चा करते हैं। इसमें हम चर्चा करेंगे डर की। डर से तो सभी डरते हैं। अगर आप इंसान हैं तो डर से डरना स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ जैफ सलाह देते हैं कि आप जिस काम से डरते हैं उसे ही करें। है ना डेरिंग मसला? हालांकि उनका ये कहना नहीं है कि अगर आप ऊंचाई से डरते हैं तो जाइए किसी ऊंची जगह से छलांग लगा दीजिए, या आपको बंजी जंपिंग से डर लगता है तो आप वही करिए, या पानी से डर लगता है तो जाकर गहरी नदी में कूद जाइए। आप बिल्कुल ऐसा ना करें। जैस आपके व्यावसायिक और निजी जिंदगी में आने वाले डर को जीतने की बात करते हैं। जैसे आप किसी काम को शुरू करने से पहले सोचते हैं कि आपसे ये काम नहीं हो पाएगा, आप उस डर की वजह से पीछे लौटते हैं। या आप किसी से रास्ता पूछने से डरते हैं या झिझकते हैं और भटकते रहते हैं। या आपको स्टेज पर भाषण देने से डर लगता है। कई लोग स्टेज पर आते ही रोने लगते हैं या गाने लगते हैं। इसी डर की वजह से वे स्टेज पर आते ही नहीं। बहुत मन होने के बाद भी वो नहीं कर पाते। तो जैफ उनको सलाह देते हैं कि उन्हें ऐसे डर पर जीत पाने के लिए खुद को हिम्मत करके आगे लाना चाहिए। आप एक दो बार तीन बार स्टेज पर घबराएंगे, कांप जाएंगे, बोलने में अटकेंगे। फाइनली आप इस डर पर विजय प्राप्त कर लेंगे। जैन अपने बारे में बताते हुए खुद लिखते हैं कि वो करीब 30 सालों तक डरते रहे। अपनी डर की वजह से वो उस काम को करते चले जा रहे थे जो उनको पसंद नहीं था। तो आप भी अपने डर पर जीत पाए और सफलता हासिल करें। रैल्फ वाल्डो एंडरसन कहते हैं कि आप वो करें जिससे आप डरते हैं, एक दिन आपकी डर की मृत्यु सुनिश्चित है। जेफ मोटिवेशनल स्पीकर गिल ईगल्स की एक बात का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि उनके एक वाक्य ने जेफ की जिंदगी बदल दी। वो वाक्य है,
अगर आपको सफल होना है तो आपको बेचैन रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। जेफ कहते हैं कि उन्होंने ईगल्स की कई प्रेजेंटेशन सुनी, लेकिन उनकी ये लाइन उनके दिल को छू गई। इससे प्रेरित होकर वो यहाँ तक पहुंचे हैं। कुछ लोग अपना कंफर्ट जोन कुछ लोग अपना कंफर्ट कुछ लोग अपना एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं। जैसे किसी को काम करते हुए दूसरे को ट्राई करने से डरते हैं। उनको लगता है कि कहीं दूसरे के चक्कर में ये काम भी न चला जाए जो वो अभी कर रहे हैं, और जिंदगी भर उसी काम को करते रहते हैं। वे अपने कंफर्ट जोन में एक आरामदायक जिंदगी बिताने में लगे रहते हैं। वो उस काम को भी इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि वो उनके लिए इसी है। हालांकि बहुतों के लिए उनका काम उनके मन का नहीं होता, फिर भी करते हैं क्योंकि उन्हें उस काम से पैसे के साथ साथ इज्जत भी मिल सकती है। फिर वो दूसरे काम को ट्राई करने से पहले सोचते हैं कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, दूसरा काम न चला तो, फिर होने पर लोग हंसेंगे। इस चक्कर भी वो अपने कंफर्ट जोन में फंसते चले जाते हैं। इसलिए अगर आपको सफलता हासिल करना है, अपने मनपसंद काम को करना है, तो आपको अपना कंफर्ट जोन तोड़ना ही पड़ेगा। आप भी अपने डर पर जीत हासिल करें। डरने की वजह से आप कोई दूसरा सरल काम पकड़ लेते हैं और सोचते रहते हैं कि बाद में अपना पसंदीदा काम करेंगे, लेकिन बाद में डर आप पर और भी हावी हो जाता है। फिर आपको बहुत से नुकसान होते हैं, जैसे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाता है, आप हताश और निराश महसूस करते हैं, आप अपने भविष्य में मिलने वाली सफलता को खो देते हैं। एक उद्देश्य ही थकाऊ जिंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं। आप अपने डर को अपने ऊपर हावी न होने दें, उस पर विजय हासिल करें और एक ऊर्जावान और सफल जिंदगी की मजे लें। बहुत से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि वे असफल होने से घबराते हैं। जैफ एक महिला की कहानी सुनाते हुए लिखते हैं कि एक महिला थी, वो 26 सालों तक अपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर पाई थी। $22,000 की सालाना आय से पहले उसे 18 बार काम से निकाला गया था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे अपनी कार में रात गुजारनी पड़ी। फूड स्टैम्पों पर जीवन बिताना पड़ा था। मैं अब फूड स्टैम्प के बारे में बताना चाहूंगा। सरकार द्वारा जारी किया गया एक ऐसा स्टैम्प है जिसे देकर आप मुफ्त में भोजन कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि जब ये किताब सफलता पर केंद्रित है तो आप असफलता की कहानी क्यों सुना रहे हैं। आपकी सफलता में असफलता का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर बार बार आने वाली असफलता से आप घबराते नहीं तो आपका सफल होना निश्चित है। जैसे बचपन में आप साइकिल सीखते समय कई बार गिरते हैं, असफल होते हैं, लेकिन आखिर में आप साइकिल सीख जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान आपकी जिद और बार बार एक ही असफल काम को करने का होता है। अगर आप साइकिल सीखते वक्त आशावादी और पॉजिटिव थे, आपने पहले ही दृढ़ विश्वास बना लिया था कि आपको साइकिल सीखना ही है, और आप कई असफल प्रयासों के बाद सफल हो जाते हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड पर, इस वादे के साथ कि अपनी सफलता की राह में आने वाली हर असफलता को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि असफलता वो प्रतिक्रिया है जो हमें ये संकेत देती है कि हमें अपने में सुधार की जरूरत है। अब इससे अच्छा क्या है, असफलता से सीख लेते हुए सफलता को गले लेना है। अगले चैप्टर पर चलने से पहले हमें एल्बर्ट हार्वर्ड का फेमस कोट जरूर सुनना चाहिए। वो कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो किसी गलती को करने से डरता है। निष्कर्ष, एटीट्यूड बदलें, जिंदगी बदल जाएगी। वो एक बहुत बुरे दौर से बाहर आए, खुद तो सफल हुए ही, हजारों को सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित भी कर चुके हैं और अभी भी इस कार्य में कार्यरत हैं। ये सब वो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की बदौलत कर सके। पिछले एपिसोड में हम दो महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा कर चुके हैं, डर और असफलता, और हमने सीखा कि हमें अपने डर पर विजय प्राप्त करना चाहिए। हमने ये भी जाना कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। बिना असफलता के आपको सफलता नहीं मिलेगी। असफलता हमें वो सीख देती है जो हमें सफलता हासिल करने के लिए बहुत जरूरी होती है। हम इस किताब के सभी चैप्टर पर अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। हम अपने बुक समरी के आखिरी पड़ाव में हैं, यानी अपने आखिरी चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। जेफ बताते हैं कि हमें नेटवर्किंग का सहारा लेना चाहिए।
आपको एक ऐसे नेटवर्क में शामिल होना चाहिए जिससे आपको प्रोत्साहन मिले, साथ ही सीखने को मिले। जेफ कहते हैं कि अगर आप ऊर्जावान और पॉजिटिव हैं तो आपसे बहुत से लोग जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ समय बिताना चाहेंगे। जेफ आज जहां है वहां तक पहुंचने में नेटवर्किंग का बहुत बड़ा साथ रहा। 1990 में वो सबसे पहले स्टीव कॉमन की नेटवर्क में शामिल हुए, जो एक फ्रीलांस कॉपीराइटर थे। स्टीव से मिलना उनके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ। 1992 में स्टीव थिंक एंड ग्रो रिच नामक न्यूज़लेटर में एक सहायक लेखक के रूप में कार्यरत हो गए। उन्हीं के सुझाव पर उनकी न्यूज़लेटर में एक वकील से मोटिवेशनल बनने की कहानी पब्लिश की गई। फिर थिंक एंड ग्रो रिच से उनका एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत जेफ की एटीट्यूड इज एवरीथिंग से जुड़े लेख छापे जाएंगे। लेख पब्लिश होने लगे। जेफ को उनके पाठकों के फोन कॉल और लेटर आने लगे। जेफ की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। इसी के जरिए जेफ की मुलाकात जिम डोनोवन से हुई। बाद में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। जिम ने पब्लिकेशन इंडस्ट्री के कई प्रकाशकों और दूसरे एजेंट से जेफ की सिफारिश की। हालांकि जिम खुद कई सेल्फ हेल्प की किताबें लिख चुके थे और कई लिख भी रहे थे। उनकी हैंडबुक टू अ हैप्पियर लाइफ और दिस इज योर लाइफ नॉट अ ड्रेस रिहर्सल काफी चर्चित किताबें हैं। इन लोगों से मिलने से जेफ को काफी फायदा हुआ। अगर आप सही नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं तो ये आपके लिए किसी चमत्कार की तरह साबित हो सकता है। अगर आपको दो ऑप्शंस दिए जाए कि आप जल्द सफलता पाना चाहते हैं या देरी से, तो स्वाभाविक है आप जल्दी वाला ऑप्शन चुनेंगे। सही नेटवर्क से आप जल्द सफलता हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप अच्छे नेटवर्क को खोजने में जुट जाएं और मिलते ही जल्द से जल्द उससे जुड़ जाएं। नेटवर्किंग से आपको आपके बिजनेस के हिसाब से ग्राहक आसानी से मिल जाते हैं, रोजगार के नए नए अवसर मिलते हैं, आपको कई नई जानकारियां मिलती हैं, आपकी समस्याओं का समाधान भी मिलता है। ध्यान रहे, जब आप किसी नेटवर्क में शामिल होते हैं तो आपको उसमें शामिल लोगों से मदद मिलती है। अगर आपको उनसे फायदा होता है तो आपको भी उनकी मदद के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। आप एक नियम बना लें, टाइम टू टाइम लोगों को कॉल करें, उनका हाल चाल लें, उन्हें एहसास कराएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। देखिए, फिर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको अच्छा लगेगा। अगर हकीकत में देखा जाए तो आप भी दूसरों से ऐसे ही व्यवहार की उम्मीद करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दूसरों को सफलता हासिल कराने में अगर आप उनकी मदद करते हैं तो आप तत्काल और शानदार सफलता हासिल कर सकते हैं। तो हम अपनी इस चर्चा का समापन करने से पहले एक बार फिर से एटीट्यूड के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये किताब एटीट्यूड के बारे में है। और आप तो जानते हैं कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आप अगर अपनी थकाऊ जिंदगी से ऊब चुके हैं तो अपना एटीट्यूड बदलें, आपकी जिंदगी चमत्कारिक रूप से बदल जाएगी। 28 जुलाई 2006 की एक घटना का जिक्र करते हुए जेफ लिखते हैं, उन्हें अटलांटा जॉर्जिया की एक विशाल बॉलरूम में अपना प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला। ये एक वीकेंड सेमिनार था, इसलिए इसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए थे, जिसमें आत्म सुधार यानी सेल्फ डेवलपमेंट के क्षेत्र के कई महान वक्ता शामिल हुए थे। सेमिनार में जिम रॉन और बॉब प्रॉक्टर भी आए हुए थे। वे सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री के दिग्गज माने जाते हैं। दोनों ने 40 सालों से ज्यादा का समय इस इंडस्ट्री को दिया है। पूरी दुनिया में घूम घूम कर लाखों लोगों के सामने अपनी प्रेजेंटेशन दी है। अचानक जेफ को अपने 1985 के दिनों की याद आ जाती है। वो जब नेगेटिव सोच की मार झेल रहे थे, पर इस मार से बाहर आने के लिए वो जिम रॉन और बॉब प्रैक्टर की ऑडियो प्रोग्राम सुना करते थे। और आज उनके साथ प्रेजेंटेशन देना एक चमत्कार से कम नहीं था। वो खुद से सवाल करते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तब उनके अंदर से जवाब आता है कि एटीट्यूड बदलने से। इस बात को मान लीजिए, जब आप अपना एटीट्यूड बदलते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच जाती है। आप में एक ऊर्जा का संचार होता है। आप अपनी सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इसमें आपका साथ आसपास की ऊर्जा भी देने लगती है। फिर आपको अवसर मिलते चले जाते हैं, आप सफलता को हासिल कर लेते हैं। तो आप भी अपने नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में बदलें। लेकिन जेफ हमें कुछ सच्चाइयों से भी अवगत कराते हैं कि दुनिया में सिर्फ 5% लोग ही महान लोगों की फहरिस्त में शामिल होते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम किसी अच्छी चीज को पढ़ने और सुनने के प्रभाव में
कुछ ही दिन रह पाते हैं, फिर उसके बाद अपनी उसी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। तो मुझे आशा है कि आप इस किताब से सीखी गई बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, इस पर प्रतिबद्ध होकर दृढ़ता के साथ एक्शन लेंगे और अपनी सफलता को हासिल करके दुनिया के उन 5% लोगों में शामिल होंगे। इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा।